बट जब हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फील होता है कि कुछ फिशी है, कुछ सिंडिकेट है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि पेपर लीक का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इज इट पॉलिटिक्स, इज इट मनी, सिस्टम फेलियर और व्हाट? अरे चीटिंग नहीं करने देते छोटे छोटे बच्चों को। और इनका चुनावी नारा था, चुनावी रैलियों में बोला उन्होंने, मंच पे माइक पे खड़े होके वाइल ही वाज अ चीफ मिनिस्टर होते हुए वो मन से कह रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग कौन नहीं करी। चीटिंग माफिया फलता फूलता था, वो 4 तरह से चीटिंग कराता था। उसके बिल्कुल स्ट्रेटेजिक 4 तरीके थे। उसे पता है कि मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आप बताइए कितना बड़ा इंसेंटिव है। और नीट के साथ और खतरा है, एक पेपर एम्स दिल्ली, तो जहां वन एंड डन होता है वहां पे लीक की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसे रोकना कैसे? भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं नंदन नीलेकणी को ओपन कर लिया। मतलब जिन्होंने भारत को यूपीआई दिया, जिन्होंने भारत को आधार दिया, जिन्होंने भारत को डिजी लॉकर दिया, ओएनडीसी दिया और बड़ी कई टेक्नोलॉजीज दी जो गवर्नेंस के रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं भारत की। अब वो जो पेपर में टेक्नोलॉजी लाने में अब वो साथ देंगे। चाइना में गौकाओ बोल के पेपर होता है, बड़ा फेमस पेपर होता है। जो पेपर सेट करता है उसको 1-1.25 महीने की। मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है? आपकी इस पे क्या राय है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनकम बेस्ड होना चाहिए, कास्ट बेस्ड होना चाहिए, किस तरीके से? देखिए वो सेंसिटिव टॉपिक है। बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग फुट पे रहती है जब भी वो कोई डिसीजन लेके आती है, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी स्टेटमेंट होता है। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट के बाद सेकंड टाइम ऐसा हुआ था कि बीजेपी बैकफुट पे जाती हुई दिखी थी। आप इसको कैसे परसीव करते हो कि बीजेपी वीक हो गई है, वीक हुई थी, या फिर कोई स्ट्रेटजी थी, या व्हाट कुड बी द रीजन? देखिए मेरे ख्याल से नहीं, मतलब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो मुद्दा ले लिया। नेपाल में कुछ एप्स बंद हुई, उससे अनरेस्ट हुआ, वो टॉपिक पकड़ लिया। बांग्लादेश में चुनाव हुआ तो चुनाव में उन्होंने कह दिया चुनाव फर्जी है। द डीप स्टेट की क्लासिक बुक है कि जहां भी उसकी एग्रीएबल गवर्नमेंट नहीं आएगी उसको बदलने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद कार्तिक सर। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते सर। सर आज आपसे बहुत सारी चीजें समझनी है, बट जो कोर टॉपिक है वो है कि पेपर लीक्स जो होते हैं, तो एक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और एक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इन दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज द रीजन कि ये चीज बार बार हो रही है। तो इनको अच्छे से डिकोड करेंगे कि रीजन क्या है, और उसके बाद मैं समझना चाहूंगा कि रीजन के बाद ये जरूरी होता है, अब तक कोई बात ही नहीं कर रहा है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सीजेपी का हमने प्रोटेस्ट देखा, लाखों की भीड़ में जेंजी आया जंतर मंतर पे। कितना जेंजी आया कितना नहीं, हाँ लेकिन हाँ दैट कुड बी डिबेटेबल। राइट। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया है, नए एजुकेशन मिनिस्टर आ चुके हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, चार्ज मिला है उनको चार्ज मिला है। हाँ। अब प्रधानमंत्री जी ने भी काफी स्ट्रिक्ट इस पे चीजें बताई हैं कि 10 करोड़ का फाइन लगेगा, 10 साल तक की सजा हो सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आएंगे। बट एक जो क्वेश्चन है सर मेरा वो ये है कि मान लो एक बार पेपर लीक होता है तो वो एक क्राइम की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। सेकंड टाइम जब पेपर लीक हो रहा है तो वो एक फेलियर है। बट जब हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फील होता है कि कुछ फिशी है, कुछ सिंडिकेट है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि पेपर लीक का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इज इट पॉलिटिक्स, इज इट मनी, सिस्टम फेलियर और व्हाट? मैं तो पहली बात कार्तिक, अच्छी बात है कि सब लोग जो इतने हो हल्ला के बाद पहली बात आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो। काफी लंबा पेपर आप भी बना के लाए हैं। बिल्कुल सर। और आपने लीक भी नहीं करा हुआ। क्या क्या पूछने वाले हैं आप। देखिए चीटिंग के कई तरीके हैं और चीटिंग का इंसेंटिव भी है। भाई कौन व्यक्ति है जो मेहनत करना चाहता है ना। भाई अब नॉर्मली पेपर मिल जाए मैं उसे कर दूं। और बचपन से, मतलब बचपन में सुना होगा आपने कि चीटिंग यहाँ बगल में देख ली, फर्रे वाली चीटिंग, रबर पे लिख के ले गए, वो सुनाई करते थे जी। पेपर मिल गया, टीचर से पेपर मिल गया, तो कोई नई बात नहीं है। अभी सलमान खान ने किसी एक इंटरव्यू में सुन रहा था, मतलब सलमान खान को मेरे लिए डेटा पॉइंट नहीं है कि वो एक कोई उनके गणेश सर थे, वो उनकी बड़ी आवभगत करते थे कि वो पेपर दे देते थे उनको पहले से, है ना। सलमान खान 60 साल के हैं, मतलब वो 40 साल पहले भी चल रहा, 45 साल पहले स्कूल में रहे होंगे, यानी तब भी चल रहा था, है ना। अभी प्रियंका गांधी ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अशोक गहलोत जी के बगल में बैठी हैं, वो कह रही हैं राजस्थान में बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो गए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देश की इतनी बड़ी समस्या है। तो वो भी रो रही है, रुआंसी हो रही है, सोल्यूशन कुछ नहीं उनके पास। हमने 1 महीने से ज्यादा का सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा, जिसमें मैंने सुना मेरा लिंग मेरी मर्जी, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां, गंदे गंदे भद्दे भद्दे पोस्टर, मैंने उसमें अल्लाह का नाम रह जाएगा, वो सब सुना, लेकिन मैंने सोल्यूशन नहीं सुना कभी। अभी मैंने एजुकेशन रिफॉर्म पे, एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे
2 शब्द नहीं सुने, मतलब 5 मिनट का भाषण, 2 मिनट का भाषण, 1 मिनट का भाषण नहीं सुना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो। और वो एक तरीका होता है गला यहाँ चिपका लेते हैं, और आजादी, पता नहीं गला क्यों चिपकाते हैं यहाँ पे, पता नहीं मुंह चिपकाते। मेरे को ये समझ में नहीं आता सही में किस चीज से आजादी वो है उनके ब्राह्मणवाद से, उनका वो स्टैंडर्ड है, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, कश्मीर की आजादी, वो उनका स्टैंडर्ड लेफ्टिस्ट रैंट है, वो चलता रहेगा जी। वो स्टैंडर्ड है, वो मतलब कि आप उनको कहीं भी बुला लो, वो अपनी थीम फॉलो करें। पढ़ना है नहीं उनको, कॉलेज में पढ़ना नहीं, यहाँ उठ के आ जाते हैं और करते करते चलते रहते। लेकिन इन सब के बीच में सोल्यूशन क्या है, चीटिंग कब हुई, क्यों हुई, कैसे रुकेगी, तो इसके थोड़े इतिहास में चलते हैं। पहली बार अगर किसी देश ने या प्रदेश ने या सेंटर में या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर चीटिंग के खिलाफ, इसे चीटिंग, नकल, पेपर लीक सबको साथ में लेके चलते, सारी चीजें कंबाइन साथ में, उसमें मैं बताऊंगा फिर एक होती है इन सेंटर चीटिंग, होती है आउट ऑफ द सेंटर चीटिंग, है ना, उसका पूरा आपको डिकोड करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बार नकल के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया तो किसने बनाया? कल्याण सिंह ने। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। कभी सेंटर में कोई लॉ नहीं बना उसके पहले, ना कभी स्टेट में कोई लॉ बना। तो अगर कोई चीटिंग करता है पकड़ा भी जाए तो उसको सजा ही नहीं दे सकता, क्योंकि देखो सजा देने के लिए लॉ तो होना चाहिए, लॉ ही नहीं था। कोई चीटिंग करना इलीगल ही नहीं था भारत में। और ये कब आया? कल्याण 1992 में पहली बार उन्होंने लाया, यूपी एग्जामिनेशन एक्ट लेके आए। ओके, और उसमें कड़ी सजा हुई। उसके बाद पासिंग परसेंटेज ड्रास्टिकली गिर गया। उत्तर प्रदेश माना जाता था चीटिंग माफिया की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बाद में तो मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने नर्चर करा ऑलमोस्ट उसको, मैं बताऊंगा उसके क्या प्रमाण है मेरे पास। तो उन्होंने वो चीटिंग का लॉ लाया, ठीक है। फिर बाबरी का ढांचा गिरा तो उनकी सरकार गिरी, आपको पता होगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ में आए। उनके 2 नारे थे उस चुनाव में, जब दोनों साथ में आए, काशीराम और मुलायम सिंह यादव, उनके 2 नारे थे। एक नारा तो हिंदू विरोधी था, वो तो उनकी पॉलिटिक्स ही है जी। वो नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो नारा था। दूसरा नारा था ये काले कानून को हटाएंगे। कौन सा काला कानून? जो चीटिंग नहीं करने देता। अरे चीटिंग नहीं करने देते छोटे छोटे बच्चों को। और इनका चुनावी नारा था, चुनावी रैलियों में बोला उन्होंने। अगर आप बोला गया है, आप मतलब सुन के हैरान हो जाएंगे, अच्छा ये बोल रहा है क्या वो। उन्होंने मतलब बिल्कुल ट्रू टू देयर वर्ड्स, ऐसी चीजों में बिल्कुल ट्रू टू देयर वर्ड्स रहते हैं ये लोग। जैसी, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए 93 में, और उन्होंने वो जो कानून हटा दिया। जो चीटिंग के विरुद्ध कल्याण सिंह ने कानून बनाया था, वो समाजवादी पार्टी ने हटा दिया। मतलब खुली चीटिंग करो, अब इनकी सरकारें नहीं। फिर 98, हाँ एक बात, ये जो चीटिंग का कानून लाए थे कल्याण सिंह, अध्यादेश था। अच्छा, वो एक्ट नहीं बना पाए, तो उसके पहले उनकी सरकार गिर गई। ओके, अब अध्यादेश को हटाना बड़ा आसान होता है, तो हटा दिया। अब 98 में कल्याण सिंह फिर से बन गए। ओके, और हाँ, जब कानून लाए थे कल्याण सिंह, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? राजनाथ सिंह। ओके, मैं बता रहा हूँ ये लोग हैं, अवेलेबल है। कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे, राजनाथ जी, लेकिन ये लोग अवेलेबल हैं। तो इसको हिस्ट्री पता है, सबको हिस्ट्री पता है। अखिलेश को भी हिस्ट्री पता होगी कि कैसे उन्होंने चीटिंग करवाई है, तभी बचते होंगे इस टॉपिक बोलने की। कोई उनको जैसे ही बोलते होंगे चीटिंग के खिलाफ, उनको याद आता होगा कि मेरे जैसे लोग तो वी हैव स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, राइट। तभी जेन जी को ये भी पता होना चाहिए, जेन अल्फा को ये भी पता होना चाहिए। मिड 90s में पैदा होना क्या, बिल्कुल। इतिहास की जानकारी इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप कार आगे चलाते हैं तो रियर व्यू में देख के देखना भी पड़ता है कि पीछे क्या चल रहा है। नहीं तो करेंगे तो भिड़ जाएगी गाड़ी। अब 98 में जब कल्याण सिंह दोबारा आए, तो उन्होंने फिर से, अब उन्होंने उस अध्यादेश को एक्ट बना दिया। अब वो लॉ बन गया उत्तर प्रदेश में, और उसकी कड़ी सजा, उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। अब जब मुलायम सिंह यादव 2003 में फिर से आए, तो उस एक्ट को तो नहीं हटा पाए, क्योंकि एक्ट को हटाना और मुश्किल होता है और पता लग जाता है। तो उन्होंने उसको लेकिन डाइल्यूट कर दिया। देखिए, एक्ट को जब तक आप अब लेजिस्लेट कर दो, उस पर एग्जीक्यूट नहीं करो तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको एक तरह से ठंडे बस्ते पे डाल दिया और कुछ काम नहीं करा। अखिलेश यादव आए 2012 में। अखिलेश यादव ने भी उस पर बिल्कुल हल्के चले, बल्कि यहाँ तक एक स्पीच है अखिलेश यादव की, वो मंच से कह रहे हैं, सामने युवा खड़े हैं, एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग कौन नहीं कर लेता। एक मंच से प्लेटफॉर्म रैली में, बड़ी सामने खुली रैली है, हॉल के अंदर में नहीं, खुली रैली है, पता लग रहा है वो मंच से। मंच पे माइक पे खड़े होके, वाइल ही वाज अ चीफ मिनिस्टर होते हुए, वो मंच से कह रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग कौन नहीं कर लेता। अब देखिए, ये मतलब एक डायरेक्शन है। सीएम जो कहता है, राजा जो कहता है, वो डायरेक्शन बन जाती है। बिल्कुल भाई, जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो क्रिमिनल्स के लिए सिग्नल जाता है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्रिमिनल्स के लिए सिग्नल जाता है कि भाई अब वैसी वाली सरकार नहीं है जहां लड़के हैं गलती हो जाती है। अब अगर लड़के हैं गलती करेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो जब अखिलेश यादव, एक पढ़ा लिखा युवा, ये कहता है मन से कि एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग कौन नहीं कर लेता, तो ये चीटिंग माफिया को सीधे आप बॉर्नविटा पिला रहे, नहीं पिला रहे। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा, जैसे यूपीएससी होता है, ऐसे हर स्टेट में उनके पीसीएस के लिए एक बॉडी होती है जो उनके पीसीएस का एग्जाम कराती है, जो स्टेट सर्विसेज का एग्जाम कराती है। तो यूपी में है वो यूपी लोक सेवा आयोग। यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाए गए अनिल कुमार यादव। ओके, किसने बनाया? अखिलेश यादव ने बनाया। अब 2015 में हाई कोर्ट की रूलिंग में उनकी भर्ती को रद्द करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ा, उसकी जब मैं पिटीशन पढ़ूंगा तो मैं उसके 3 फैक्ट बताऊंगा। एक में आप आ करेंगे, एक में आ करेंगे, दूसरी में सेट सीट से न हो गया। तो सबसे पहले देखा गया भी इनके समय भर्तियां कैसी हुई, तो देखा गया भाई 86 एसडीएम की भर्ती हुई, उसमें से 56 यादव है।
कोई कह सकता है चलो कोइंसिडेंस होगा भाई, मे बी, बहुत चलो सारे यादवों ने अप्लाई कर दिया होगा उसमें, डाउट देते हैं। अब उनके मार्क्स देखने शुरू करें तो रिटर्न में तो ठीक है जो मार्क्स थे, इंटरव्यू में सारे यादव कैंडिडेट्स के मार्क्स 140 140 140 140 140 140 140, और जितने भी नॉन यादव कैंडिडेट थे 120 120 120 120 120, और इंटरव्यू में डिस्क्रिशन है। हाँ, और 20 मार्क्स में तो आपको पता है ऐसे ऐसे एग्जाम्स में ऊपर नीचे हो जाता है, एक मार्क्स में रैंकिंग हजारों ऊपर नीचे हो जाती है जी। ये देखा गया। फिर देखा गया जब इनकी भर्ती हुई तो इनका सीवी देखा गया कि वे एलिजिबल भी थे, तो उसमें कम से कम आपको किसी डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी थी। तो देखा गया तो प्रिंसिपल थे ही नहीं कॉलेज के। ओके। तीसरा, ये जो सीवी आया था, सीवी लोकसभा आयोग में आया, ये फैक्स मशीन से आया। तो कोर्ट ने कहा भाई नॉर्मली कोई फैक्स मशीन से नहीं भेजता है ना सीवी तो है ना, उन जमानों में जो भी ईमेल नहीं था है ना, हाँ जी, या था भी तो इस्तेमाल कम था। तो देखा गया वो फैक्स मशीन कहाँ की थी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय की। आप समझ रहे हैं इस बात को? इससे बड़ा प्रूफ समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अनिल कुमार यादव का रिज्यूमे भेजा गया अखिलेश यादव की एक मिनिस्ट्री में, और उनको बना लिया गया। और उनके बाद और इस तरह से सारे आयोगों में इस तरह से चीटिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, चीटिंग माफिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस कानून को, वो जो कानून कल्याण सिंह ने बनाया था उसको फिर से इनैक्ट करते हैं, जोर से इनैक्ट करते हैं, बल्कि 2024 में एक और कड़ा कानून बनाते हैं। अच्छा। बल्कि मैं अपनी किताब लिख रहा था उसमें योगी आदित्यनाथ पे एक, उसमें दिनेश शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे अगर आपको याद हो, जो मुख्यमंत्री भी थे जी। तो उनसे मेरा बैठना हुआ। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय, समाजवादी पार्टी के समय जो चीटिंग माफिया फलता फूलता था वो 4 तरह से चीटिंग कराता था। उसके बिल्कुल स्ट्रेटेजिक 4 तरीके थे। ये माफिया है, ऐसे नहीं चल रहा। हाँ, मतलब उसका तरीका ऐसे नहीं कि रैंडम किसी को चीटिंग करा ली। देखो अगर मैं आपको पेपर दे दूं क्या करोगे, आपके नॉक करोगे, अरे तुम्हें पेपर चाहिए क्या, तुम्हें पेपर चाहिए, किसी कहाँ सड़क पे खड़े हो जाओगे बाहर, नहीं ना। और खरीदने वाले को भी पता है किसके पास जाना है, वो सड़क पे नहीं घूमना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो क्या 4 तरीके थे जिससे अखिलेश यादव के राज में, चीटिंग माफिया के राज में चीटिंग हुआ करती थी। पहला मेथड था सॉल्वर मेथड। ओके, सॉल्वर मेथड मतलब कार्तिक नहीं जाएंगे एग्जाम, क्योंकि कार्तिक को तो सब्जेक्ट आता ही नहीं है, कार्तिक किसी और को पैसा देंगे, मतलब माफिया को पैसा देंगे, माफिया के पास अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो सॉल्वर हैं, हाँ, वो जाएंगे एग्जाम देने। एकदम ऑथेंटिक बना दिया, ऑथेंटिक बना दिया। और उसमें नाम आपका लिखा होगा, फोटो उनकी लगी होगी, और इतने छोटे से आईडी कार्ड में चेक तो होता नहीं है। उसको सॉल्व कैसे करा योगी गवर्नमेंट ने कि भाई सब कुछ थंब इम्प्रिंट से होगा। ये और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब आपको थंब इम्प्रिंट का आधार दे दिया है, इसलिए पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो जब आप चिल्लाते हैं ना कि अरे मेरी तो आइडेंटिटी चली गई, इससे फायदा कितना होता है, आप ऑथेंटिकेट कर पाते हैं कार्तिक ही जा रहे हैं अंदर, कोई कार्तिक के नाम पे ₹2 सॉल्वर नहीं जा रहा है। तो सॉल्वर मेथड सॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा मेथड था मास चीटिंग, कि कार्तिक ने माफिया को दिया और आप उस सेंटर पे चले गए जो माफिया का सेंटर है, सेंटर की बोली लगती थी, सेंटर लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी अखिलेश यादव के समय। अच्छा। और उन्हीं के लोग ले लेते थे, मतलब मेरे यहाँ सेंटर होना चाहिए एग्जाम का, मेरे यहाँ सेंटर होगा तो तभी तो मैं एग्जाम की रैगिंग करवा पाऊंगा। तो मास चीटिंग हो जाती थी, मतलब यहाँ पे आंसर ही डिक्टेट कराया था। उस सेंटर में जो बैठा A का C, 2 का D, 3 का, जिसका लंबा वाला आंसर उसको लिखवा दिया जाता था। तो अब क्या योगी आदित्यनाथ ने कैसे सॉल्व करा इसको, सारे कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे, सीसीटीवी की कंट्रोल फीड गई, कंट्रोल फीड में हुए सारे जितने भी सेंटर थे उनके मापक बने, उनमें इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल होगी, इतना बड़ा गेट होगा, टॉयलेट इतना दूर होगा, कमरे में एक सीट से एक सीट की दूरी इतनी होगी। ये सब बेसिक नॉर्म भी सेट नहीं थे। अच्छा। जिसने कह दिया उसको सेंटर मिल जाता था, तो सेंटर आधे रह गए, मतलब आधे लोग ही एलिजिबल हो पाए सेंटर बनाने के, क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पाए। तो ये दूसरी तरह की चीटिंग रुकी। तीसरी तरह की चीटिंग तो बहुत क्रूअल चीटिंग थी। क्रूअल मतलब क्रूअल टुवर्ड्स द मेधावी छात्र। ओके, क्यों? वो कॉपी वाले जो एग्जाम होते थे, लिखा, जो अच्छा बच्चा है वो पता लग जाता था, उसकी कॉपी के कुछ पन्ने फाड़ के इसकी कॉपी में लगा दिए जाते, जिससे पैसे लिए। कैन यू इमेजिन? वो जो बच्चा 100 में से 90 मार्क का लिख के आया है, उसके 40-5 के पन्ने फाड़ लिया आपने, और जिससे आपने पैसे लिए उसके लगा दिए। तो अब क्या करा, हर पन्ने पे कोडिंग करी गई, जिससे आप कॉपी का पन्ना फाड़ के दूसरे में लग जाए तो कॉपी मिसमैच हो जाए, और टीचरों से कहा कि हर कोड पे आप गोला मारेंगे, जिससे हर पन्ने पे कोडिंग है। अब हर पन्ने पे कोडिंग रहेगी पेज की, मतलब कोडिंग, मान लिया उसका नंबर है 1 2 3 4 सीरियल नंबर दे दिया। आपने पासपोर्ट देखा है अपना? आपके पासपोर्ट के हर पन्ने पे हल्का सा एम्बॉस रहता है आपका पासपोर्ट का नंबर जी, जिससे आप एक पन्ने के साथ निकाल के कुछ हेरा फेर ना कर पाए। जी। तो वो हुई जो चौथा। ये सारे इन क्लासरूम चीटिंग है, मतलब आपने क्लासरूम में गए, सॉल्वर को भेज दिया, क्लासरूम में गए और किसी ने मास चीटिंग करा दी, क्लासरूम में आपने कॉपी लिखा, कॉपी चेंज बदल दी, ये सारे इन क्लासरूम चीटिंग है। अब जो चौथा, जो सबसे मुश्किल तरीका है, मैं अभी भी कह रहा हूँ सबसे मुश्किल है उसको चेक करना, वो है पेपर लीक। क्यों मुश्किल कह रहा हूँ मैं उसको? देखिए, पेपर की आप लाइफ साइकिल देखिए करते एक बार, कि पेपर कहाँ से निकलता है जब तक वो बच्चे की बेंच पर पहुंचता है जी, और जिसकी लाइफ साइकिल जितनी बड़ी होती है उसकी लीक की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ ज्यादा है। ठीक है, मतलब जितने टच पॉइंट्स होते हैं भाई, अब इन हर टच पॉइंट पर रिग कर सकते हैं ना उसको। मैं सोच रहा था ये सब बातें मुझे सीजेपी के आंदोलन में सुनाई देंगी, सौरभ दास बताएंगे, दीपके बताएंगे, दीपके तो अमेरिका से आए हैं, बिल्कुल, रांका बताएंगे, आईआईटी में पढ़े हैं वो,
हाँ, तो कोई बताएंगे, लेकिन नहीं, धर्मेंद्र प्रधान कैसे? मैंने बहुत सुना, मेरे को भी उम्मीद थी कि नहीं, कुछ उम्मीद नहीं, हल्का फुल्का टेंजेंशियल भी नहीं मारा, मतलब मैंने कहा हल्का सा कुछ बोल देंगे, टेक्नोलॉजी का नाम ले देंगे, कुछ तो बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं। तो उससे साफ पता है वो राजनीतिक आंदोलन है। एक ग्रुप ऑफ जो अकेडमिशियंस थे उन्होंने पेपर बनाया, इनको बोलते हैं पेपर सेटर। जी, ये मैं सारी लिंगो बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन की लिंगो है। जी। पेपर सेटर, पेपर ने सेटर बनाया, इन्होंने हाथ से लिख के, टाइप करके, वर्ड में देख के दे दिया। अब ये टाइप सेट हुआ, टाइप सेट हुआ मतलब अच्छे से बना, बन गया, पूरा हेडवेड लगा के, क्वेश्चंस लगा के, एक पेज पे 5 क्वेश्चन है जैसे लगा के बना। बन गया। तो सेटर, सेट ऑफ सेटर, टाइप सेटर, हम्म, अभी प्रिंट होने जाएगा। या बिल्कुल। तो सेंट्रलाइज प्रिंटिंग होगी या डिसेंट्रलाइज प्रिंटिंग होगी। जी। सेंट्रलाइज मतलब मान लिया दिल्ली में पेपर आपने प्रिंट करा और पूरे देश में भेजा, हम्म, या फाइल भेज दी और पूरे देश में प्रिंट हुआ। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। हम्म, दिल्ली में एक जगह प्रिंट करेंगे तो उसको गार्ड कर सकते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई सारे पेपर बिल्कुल, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट बहुत सारा हो जाएगा। हाँ, डिसेंट्रलाइज प्रिंटिंग करेंगे तो लेकिन फिर अब इतनी इतनी प्रिंटिंग, इतनी जगहों पे आपको चौकसी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, जो भी हुआ, एक और ये जो पूरी प्रिंटिंग की टीम है, यहाँ पे एक टच पॉइंट आ गया। हम्म, अब ये पूरे भारत में जो हजारों सेंटर उसमें जाएगा, हम्म, कौन लेके जाएगा इसको? धर्मेंद्र प्रधान लेके जाएंगे? नहीं, लोग लेके जाएंगे। कोई ट्रांसपोर्ट वाला लेके जाएगा। बिल्कुल। वो ड्राइवर होगा, उसका क्लीनर होगा, उसमें हम्म। पीछे एक लोडर होगा, 3-4 लोग होंगे ट्रक में, वो लेके जाएंगे। जी। ठीक है, और वो सुबह सुबह तो पहुंचेगा नहीं एग्जाम के दिन में, हम्म, वो 1-2 दिन पहले पहुंचेगा। बिल्कुल। वो किसी स्टोर रूम में रखा जाएगा, हम्म। उस स्टोर रूम में हैंडलिंग करने वाले होंगे, वो लेबर होगी जिसको उठा के रखेगी। पेपर, बहुत सारे पेपर होते हैं, 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, हाँ एक एक सेंटर में हजारों लोग पेपर देते हैं। जी। और फिर उसका कोई गार्ड होगा, उस स्ट्रांग रूम का कोई गार्ड होगा, हम्म, फिर वो पेपर सुबह उठा के क्लासरूम में पहुंचेगा, तक पहुंच- फिर वो टीचर उसको ट्रांसलेट कराएगा। आप टच पॉइंट देख रहे हैं? बिल्कुल। और इसमें अधिकतर लोगों को पता है कि ये किसका पेपर है। उसे इतना पता है मैं ईंटें उठा के ले जा रहा हूँ ट्रक में, उसे पता है ना मैं क्या उठा के ले जा रहा हूँ, मोटा मोटा पता है। हाँ जी। उसके अलग फिर टेक्नोलॉजी आई, सील करा गया, ऐसे करा गया। उसे पता है कि मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हम्म, तो आप बताइए कितना बड़ा इंसेंटिव है पेपर लीक होने का। हर स्टेप पे, हर जिसकी स्टेप पे नीयत इंसेंटिव है। फिसली- और नीट के साथ और खतरा है। क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपको फिर एक क्विज पूछता हूँ। यूपीएससी का एग्जाम होता है, IIT जेईई का एग्जाम होता है और नीट का एग्जाम होता है। इन तीनों में नीट के लीक होने की इंसेंटिव सबसे ज्यादा है। ओके। क्यों इंसेंटिव सबसे ज्यादा है? यूपीएससी में आपने चीटिंग माफिया को पैसा दिया प्रीलिम्स के लिए, और वो चीटिंग माफिया आपको मेंस का एग्जाम ही नहीं दे पाया, तो इंटरव्यू में कैसे लीक करवाएगा वो? बिल्कुल। IIT जेईई में आपने मेंस के लिए पैसे दे दिए, एडवांस का कैसे लीक करवा लेगा वो? क्या पता करवा ही ना पाया वो। करवा ही ना और मैं पाया। तो बुद्धू बच्चा हूँ, मैंने तो पैसे दे के लिखा मेरे को तो दोनों जब तक नहीं मिलेंगे। जब तक मैं अब दोनों का पता ही नहीं हो, दूसरा तो 1 महीने बाद होता है, उसका सेटर कोई और है। हम्म, तो जब भी 2 स्टेज पेपर होते हैं तो लीक की इंसेंटिव बहुत कम हो जाती है, हम्म, क्योंकि बड़े पैसे वही 10,000 5,000 में नहीं मिलता, वो लाखों रुपए में मिलता है। बिल्कुल। तो आदमी बेट नहीं लगाएगा ना कि मैं एक में लगा लूं, दूसरे में करके क्या कर लूंगा। बिल्कुल। ठीक है, नीट क्या है? 1 एंड डन, एक पेपर, एम्स दिल्ली। बिल्कुल। तो जहां 1 एंड डन होता है वहां पे लीक की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसे रोकना कैसे? चाइना में गौकाओ बोल के एक पेपर होता है, बड़ा फेमस पेपर होता है, ओके। 1 आध करोड़ लोग लिखते हैं पेपर। हम्म, जो पेपर सेट करता है हम्म, उसको 1-1.25 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, जिस दिन से उसका अपॉइंटमेंट होता है और जिस दिन से पेपर होता है। भारत में अगर ये हो गया तो इसके लिए अगले के एक और आंदोलन Human शुरू हो rights जाए, और पता नहीं ह्यूमन क्या-क्या राइट्स का ला एक देंगे। और आंदोलन हो जाएगा। हाँ, और पूरा जो ट्रांसपोर्ट है, पूरा जो कंडक्शन है वो मिलिट्री के अंडर में होता है। हमारे यहाँ इस बार हेलीकॉप्टर यूज हो गया, तब छाती पीटने लगा, अरे अब तो मिलिट्री कराएगी, एक एग्जाम तक नहीं करा सकते, छोटा सा एग्जाम नहीं करा सकते। और फिर लीक हो जाए तो अली हो जाता है, फिर छाती पीटेंगे, फिर छाती पीटेंगे। तो छाती वो दोनों तरह से पीटेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उस विषय में कोई, उनको पेपर अच्छे से हो जाए उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम्म, उनको गड़बड़ होने में इंटरेस्ट है। जिस दिन पेपर अच्छे से हो जाता है उनको अरे यार पेपर हो गया नीट का, मुद्दा नहीं मिला। मुद्दा नहीं मिला। उनको बच्चों से कोई सांत्वना नहीं है। अगर आपको लगता है उनमें आयोटा भी सांत्वना, तो नहीं है, क्योंकि आयोटा भी सांत्वना होती तो सोल्यूशन देते। ठीक है, अब दीपके जी तो बॉस्टन से आए। वैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे हार्वर्ड है, जिनका हार्वर्ड में एडमिशन नहीं होता है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, बट नथिंग अगेंस्ट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो बॉस्टन से आए हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने मुझे ख्याल से कोई GRE, कोई GMAT, कोई टॉफल दिया होगा, है ना। आज से 25 साल पहले से भी कार्तिक भाई, जो इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जी। ये CBT मोड पे होते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे होते हैं। जी। और इसके सेंटर भारत में भी रहे, प्रोमेट्रिक सेंटर रहे भारत में। जब प्रियंका गांधी कह रही थी कि अरे राजस्थान में इतने पेपर लीक हो गए, अल्लाह हाय, तो इतने जो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए राहुल गांधी हैं, उन्होंने कुछ उसका सोल्यूशन नहीं सोचा क्या? और उसके लिए धरना किसने दिया? सचिन पायलट ने। हाँ, और उनके खिलाफ केस हो गया। उनके खिलाफ जितने भी धरना प्रदर्शन वाले थे, बिल्कुल। जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ, जो राजस्थान में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं करीब 15 या 17 पेपर लीक हुए, जी। उसके खिलाफ सचिन पायलट ने धरना दिया। हम्म, और वो कुछ नहीं कर पाए, कोई सोल्यूशन ना, तो प्रोसेस का कोई इनोवेशन लाया, ना टेक्नोलॉजी यूज करा। हम्म, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रोसेस के बहुत सारे चेंज करे, कि बिल्कुल। मैं अब एंट्री कैसे करवाऊंगा? थंबनेल से करवाऊंगा। अब मैं सेंटर का लोकेशन कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा। अब उसमें CCTV कैमरा लगा दूंगा। बिल्कुल। अब मैं कॉपी में कोडिंग कर दूंगा। हम्म, तो ये सारे प्रोसेस के चेंजेस है। लेकिन जो बड़ा चेंज करा वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करा। आपको उसका श्रेय स्मृति ईरानी जी को भी देना पड़ेगा, आपको प्रकाश जावड़ेकर को भी देना पड़ेगा, आपको धर्मेंद्र प्रधान को भी देना पड़ेगा। क्या करा? वो CBT है।
जो चीज टेस्टेड थी पहले से, जो जीआरई जीमैट में हो रही थी, जो कैट के भी किसी एग्जाम में थोड़ी सी, कैट के तो बहुत कम लोग एग्जाम देते हैं, 1-1.5 लाख लोग कैट का एग्जाम लिखते हैं, उसमें हो रही थी, उसको कैसे ब्रॉड बेस करा जाए। आज तक किसी ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात ही नहीं। तो धीरे से सोचा गया कि आईआईटी का पेपर सबसे पहले सीबीटी में मूव करा गया। और 2019 से, पिछले 6 साल से आईआईटी का पेपर सीबीटी होता है भारत में। ये बात नहीं सुनी किसी ने, मतलब कोई ऐसी नहीं कि हमें बस उसको शिफ्ट करना है। लेकिन आपको लगा इतना आसान है क्या? ये नहीं आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर केवल दिल्ली में पेपर करा लो तो आपको तो पूरे देश में पेपर कराना ना। हाँ, भाई तमिलनाडु वाला चेन्नई में पेपर देने जाएगा, कोयम्बतूर वाला कोयम्बतूर में पेपर देने जाएगा, महाराष्ट्र वाला नागपुर में भी सेंटर चाहिए, मुझे मुंबई में भी सेंटर चाहिए, पुणे में भी चाहिए। तो मुझे कई हजारों सेंटर चाहिए, करीब कई 100 सेंटर तो चाहिए भारत की राजधानियों में। भारत के देखिए हर प्रदेश में कम से कम 20-20 सेंटर चाहिए मुझे जी। तो मुझे 400-500 सेंटर चाहिए, 1000 सेंटर चाहिए। तो ये डेवलप करने शुरू करे, सरकार ने अपने भी डेवलप करने शुरू करे, फिर कंपनियों को इन्वॉल्व करा, टीसीएस को इन्वॉल्व करा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी एक कंपनी को इन्वॉल्व करा। तो ऐसी 6-7 कंपनियों ने मिला के जी पिछले 10 साल में हजारों सेंटर क्रिएट हो चुके हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, उनका प्रोटोकॉल क्रिएट हो चुका है, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल क्रिएट हो चुका है, और करीब 8 से 9 लाख सीट तैयार हो चुकी है, जिसमें आईआईटी का एग्जाम 2 बार होता है। सीयूईटी एग्जाम जो आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए, वो सीबीटी होता है पूरे भारत में, जो 12-13 लाख लोग लिखते हैं। आईआईटी जेईई 12-13 लाख लोग लिखते हैं। और फिर यूजीसी नेट जिससे पीएचडी का एडमिशन होता है, जिससे जेआरएफ मिलती है जी, वो कम से कम 14 लाख लोग पिछले 3-4 साल से भी ज्यादा से वो सब सीबीटी हो रहा है। ये किसी ने सोचा ही नहीं इसके पहले। 2014 से पहले मतलब कि कैट का एग्जाम होता था, किसी ने इसको कैसे ब्रॉड बेस किया जाए, कैसे सीट बढ़ाई जाए, इसके प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए। प्रोटोकॉल मतलब वो किस तरह से हो, वो इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड होगा, वो कंप्यूटर, वो केवल एक तरह से डम मशीन होगी। डम मशीन मतलब उसमें आप स्क्रीन भी चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ चेंज नहीं, सब लॉक्ड होगा। उसमें केवल क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें नेक्स्ट का बटन होगा, बस। कोई हैकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप स्क्रीन ही चेंज नहीं कर पाएंगे भाई। आप उसमें कोई कीबोर्ड कुछ बटन ही काम नहीं करेगा, उसमें केवल नेक्स्ट का बटन और क्लिक का बटन काम करेगा, सब कुछ उसमें लॉक हो जाएगा। ओके, तो वो सब प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे। कई यूनिवर्सिटीज से भी टाइप करे जाए जिनके पास बड़ी कंप्यूटर फैसिलिटीज है, उनके पूरी लैब को कैसे कन्वर्ट करा जाए, वो टेक्निक्स निकाली गई, और ये 8-9 लाख सीट्स तैयार हुई। अब आपका काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि सेटर तो अभी भी लीक कर सकता है। भाई कंप्यूटर पे तो गया, सेटर के तो दिमाग में है। इस बार वही करके गए हैं। इस बार तो 13 सेटर कोई अभी अरेस्ट में है, जेल में सड़ेंगे वो सारे, या तो 10 करोड़ रुपए उनको जुर्माना भी है और 10 साल जेल में भी सड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। तो अब आप कहेंगे कि सेटर तो अभी भी लीक कर सकता है, बिल्कुल, कंप्यूटर पे आ गया, तो उसके भी मेथड्स हैं। उसके मेथड्स क्या है? उसके मेथड्स ये हैं कि आप क्या करो, मान लिया मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, मान लिया कोई एग्जाम है जिसमें 200 क्वेश्चन आने, है ना, नॉर्मली इतने आते हैं, 150 से 200 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और मान लिया वो 25 टॉपिक से आने, है ना, कोई थर्मोडायनेमिक्स है, मान लिया फिजिक्स का टेस्ट है, थर्मोडायनेमिक्स पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे है, एक वर्क बैलेंस पे है, एक प्रेशर पे है, ऐसे 25 टॉपिक चाहिए, तो वही करिकुलम होता है जी। और सब में से मान लिया हर 25 टॉपिक में से मान लिया 5-5, 8-8 क्वेश्चन आने ले लिए। अब क्या होगा, हर क्वेश्चन के लिए 500 से 1000 का डेटाबेस बना दिया जाएगा, और वो हर अलग अलग सेटर से अलग अलग रीजन से बना दिया जाएगा। ओके, तो ये जो 200 क्वेश्चन हैं, ये 50,000 लाख क्वेश्चन के डेटा बैंक से एल्गोरिथमिकली उसकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। वो 1 लाख तो लीक करके क्या हो जाएगा, 1 लाख लीक हो जाए तो फिर तो तैयारी हो जाएगी, उससे तो तैयारी हो जाएगी। तो अगर वो 1 लाख क्वेश्चन फिगर आउट कर लेगा, 1 लाख क्वेश्चन का आंसर तो रट नहीं पाएगा वो। अगर वो उतनी की तैयारी कर लेगा तो उसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, उसको तो बस वो 150-200 क्वेश्चन चाहिए थे कि वो उनको रट ले, वो ऐसे 1 का C, 1 का D, इसका D वो रट ले, उसे पढ़ना तो है नहीं उसको, बिल्कुल, उसको मार्क कर ले। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक बना लिया जाए जो और अलग अलग सेटर के थ्रू, मतलब वो हजारों सेटरों के थ्रू बन जाए, बिल्कुल, या फिर वो एआई जनरेट भी हो जाए। अब तो वो भी तरीके हैं, अब तो अडैप्टिव एआई से भी जनरेट हो जाए, और उसके बाद एल्गोरिथमिकली वो एक पेपर आ जाए। इसमें एक क्वेश्चन जो आता है ना, मतलब वो ये है कि लेट्स से हमने 10,000 क्वेश्चंस का एक डेटा सेट बनाया, उसमें से 200 और लार्ज लेट्स से 2 लाख जी। अब ये 2 लाख क्वेश्चन, आप ये कहना चाह रहे हो कि सबको लेकिन क्वेश्चन वो 200 सेम ही मिल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक डिफरेंट। हाँ, इसमें भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, वर्ड ओवर अलग टेक्निक्स हैं। जैसे अगर आप जीआरई जीमैट का, तो अडैप्टिव होता है। वो क्या होता है, अगर आपने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया तो आसान क्वेश्चन आएगा अगला। ओके, बगल वाली सीट पे एक और आदमी कर रहा है, उसने पहला क्वेश्चन सही कर दिया, उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन, अडैप्टिव होता है, मतलब आपकी पेस के हिसाब से वो आपको ठीक करता है। एंड तक जाके अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल भी दे देगा, तो वो टेक्निक्स भी यूज करी जा सकती है। सबको सेम पेपर भी दिया जा सकता है, सबको अलग पेपर भी दिया जा सकता है। अगर 2 लोगों को पेपर अलग अलग है तो उनका हार्डनेस लेवल अलग अलग है, तो उसको नॉर्मलाइज भी करने के तरीके हैं। ओके, कि भाई आपका हार्डनेस लेवल 5 है, मान लिया इसका हार्डनेस लेवल 4.5 है, तो दोनों को नॉर्मलाइज करके दोनों के मार्क्स दिया था, तो उसकी टेक्निक्स बन चुकी है। ओके, और अब मुझे बड़ी खुशी है, जो कल रात का प्रधानमंत्री का वीडियो है, उन्होंने जो भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैं कहूँगा नंदन नीलेकणी को रोप इन कर लिया।
ओके। मतलब जिन्होंने भारत को यूपीआई दिया, जिन्होंने भारत को आधार दिया, जिन्होंने भारत को डिजी लॉकर दिया, ओएनडीसी दिया और बड़ी कई टेक्नोलॉजीज दी जो गवर्नेंस के रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं भारत की। अब वो जो पेपर में टेक्नोलॉजी लाने में अब वो साथ देंगे। और ऐसा नहीं है कि अब उनके लिए फायदा ये है कि आईआईटी जेई पहले से टेक्नोलॉजी से यूज हो रहा है, एनटीए उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करवा रही है। बिल्कुल। अब 8-9 लाख सेंटर डेवलप हो चुके हैं, तो ही विल हिट द ग्राउंड रनिंग। मतलब ऐसा नहीं उनको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें प्लेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। अब आप कहेंगे नीट का पेपर क्यों नहीं हुआ फिर भी? क्योंकि नीट का पेपर सबसे बड़ा पेपर है भारत में, वो 22 लाख लोग लिखते हैं। आज से पहले 2014 से पहले किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की सोची नहीं। जो ये आजादी जो बगल में घुसा के आजादी करते रहते, इन्होंने इस पर कोई बात ही नहीं करी। बिल्कुल। कि भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। बल्कि जो कल एक पेपर में इन्होंने एक और मेमोरेंडम भी दिया है सीजेपी वालों ने जी, एक ये भी दिया है कि एग्जाम के सुधारों के लिए, परीक्षा के सुधारों के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें वो तो उल्टी बात कर रहे हैं, वो तो बल्कि प्रो चीटिंग बात कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि नीट का स्टेट लेवल एग्जाम होना चाहिए। एक और चीज है, ये नीट का पेपर इतना बड़ा हुआ कैसे? पहले नहीं होता था इतना बड़ा। ओके। 22 लाख लोग नहीं देते थे नीट। ऐसे क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले 2014 से पहले अगर आपको मेडिकल की परीक्षा देनी है, कम से कम 20 पेपर लिखने पड़ेंगे। क्यों? तमिलनाडु का अलग एग्जाम है, पुणे का अलग एग्जाम है, उस फलाने कॉलेज का अलग एग्जाम है, उस प्राइवेट कॉलेज का अलग एग्जाम है, सब कुछ सेंट्रल कॉलेज का अलग एग्जाम है, सबके अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे जी। उन सबको मिला के एक एग्जाम कर दिया। क्योंकि पहले छात्रों को क्या दिक्कत होती थी जो इन लोगों ने कभी नहीं उठाई, बल्कि ये लोग कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे चला जाना चाहिए, जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, जिससे चीटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा नोट्स फैलेंगे उतनी ज्यादा चीटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, उसका ठीकरा फिर अलग अलग फूटेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आसान है वो। हाँ, जिम्मेदारी तमिलनाडु पे चली जाएगी, जिम्मेदारी केरला पे चली जाएगी, जिम्मेदारी महाराष्ट्र पे चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं आएगी। वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं और बड़ी अपने ऊपर, और उसमें सिलेबस भी अलग अलग होगा। जबकि भाई मेडिकल काउंसिल तो एक ही है, मेडिकल के प्रोटोकॉल एक ही है, एक ही फिजिक्स है, एक ही केमिस्ट्री है, एक ही मैथ्स है। एक जैसे ही डॉक्टर चाहिए, उसका एक ही प्रोटोकॉल है। हाँ, ठीक है। अब क्या होता था, पहले हर बच्चे को कम से कम 20-20, 25-25 फॉर्म भरने पड़ते थे, सबकी फीस होती थी, सबकी एग्जाम डेट होती थी, एग्जाम के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, एग्जाम की डेट्स क्लैशिंग होती थी, फिर सबके अलग अलग टाइम पे रिजल्ट आते थे, सबकी अलग अलग काउंसलिंग होती थी। कई बार होता था कि इसमें मुझे एडमिशन मिल गया तो उसमें मुझे एडवांस के पैसे देने पड़ते थे, फिर मुझे एडमिशन लेने का मन इसमें है, लेकिन उसमें मेरे पैसे फंस चुके हैं। ये सारे मेस के पूरे पेरेंट्स जाते थे। इसके लिए सारे मेडिकल एग्जामों को कंबाइन करके नीट कर दिया। स्टेट्स ने बहुत कुछ स्टेट्स ने बहुत विरोध करा, और सबसे नंबर 1 विरोध करने वाला स्टेट कौन है? डीएमके की तमिलनाडु सरकार। क्यों? क्योंकि वहां पे नेता प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, और वो फिर जब नीट से फेयर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आएगा तो मैनेजमेंट कोटा कैसे देंगे? मैनेजमेंट कोटा नहीं देंगे तो 2-2 करोड़ की कैपिटेशन फीस में सीटें बेचेंगे कैसे? लेकिन ये बोलेंगे नहीं, वो स्टेट को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। अरे आप क्या कर लेंगे जब एक टेस्टिंग एजेंसी करा रही है, तो जैसे ही नीट फेल होगा वो क्या कहेंगे? देखो इनसे तो नीट ही नहीं हो रहा, हमें करा लेना चाहिए। उनको नीट से कोई दिक्कत नहीं है, उनको है कि हम एग्जाम करवाएंगे तो अपना कोटा रखेंगे तो हम सीटें बेचेंगे। ये बात सीजेपी के आंदोलन से क्यों नहीं हुई? कोई भी टेक्निकल बात ना तो प्रोसेस को रिलेटेड ना टेक्नोलॉजी को रिलेटेड मुझे उनके मन से दिखी। तो जैसे ही एग्जाम कंबाइन हो गए तो एग्जाम बड़ा हो गया, मतलब ज्यादा लोग एक ही एग्जाम देने लगे। जो पहले तमिलनाडु का देते थे, पुणे का देते थे, महाराष्ट्र का देते, अब सब मिला के नीट के 22 लाख लोग देने पड़े। अब इतनी सीट क्योंकि 2014 से पहले डेवलप ही नहीं हुई, अब क्योंकि टेंडर्स हुए, प्राइवेट कंपनीज ने भी डेवलप करा, गवर्नमेंट की पीएसयूज ने भी डेवलप करा, अब जाके कम से कम हमारे पास 8 से 10 लाख सीट है, जिसमें हम एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में करवा सकते हैं। तो अब जाके ये हो पाया। तो जब नंदन निलेकानी इसको टेक ओवर करेंगे तो अनसिक्योरिटी को और बढ़ा देंगे, रैंडमाइजेशन को और बढ़ा देंगे, क्वेश्चन बैंक्स को और स्मार्टली जनरेट करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और जनरेट करेंगे, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और केवल एंट्रेंस नहीं, कार्तिक भाई, जो बैंक पीओ का एग्जाम है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्जाम है, वो पिछले कई सालों से ऑनलाइन हो रहा है। और बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी है जो बैंक पीओ का एग्जाम कराती है। सारे जो बैंक हैं, जितने बड़े प्राइवेट बैंक हैं, जितने बड़े सरकारी बैंक हैं, सारे एग्जाम उसके थ्रू होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 के पहले नहीं था हमारा, नहीं। तो ये बात क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बात कर देंगे तो सरकार की तारीफ हो जाएगी, सरकार की तारीफ हो जाएगी, तो वो जो ऐसे छुपा के आजादी कैसे मांगेंगे? तो मेरे को आपके नहीं, वो मुझे पता है ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं, वो यहाँ छुप क्यों जाते हैं? मैंने उसका मुझे पूछूंगा, कोई मिलेगा तो ये मुंह को यहाँ मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगता है उसका। कोई होगा कभी किसी माओ ने दिया होगा कि ऐसे ही करना है, जिससे मुंह छुप जाए, पता ना लगे सरकार को, ऐसा कुछ होगा। उसका कुछ वर्जन जरूर होगा, ऐसे नहीं। इनकी हर चीज में एक लेफ्टिस्ट, एक माओवादी लॉजिक होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो एजुकेशन माफिया, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया हमें। जो टच पॉइंट्स हैं, क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या चेंजेस लाने चाहिए। एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली बहुत सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है और उसके अराउंड डिस्कशन भी स्टार्ट हो रहे हैं कि मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है?
कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनकम बेस्ड होना चाहिए, कास्ट बेस्ड होना चाहिए, किस तरीके से? जी, देखिए पहले मैं जो पुरानी बात थी उसमें एक चीज़ और बता दूं। जी जब 2018 में जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई, जी। उसमें जो पहला पेपर हुआ, करीब 6-7 पेपर होते हैं बोर्ड की परीक्षा में, जो पहला पेपर हुआ उसमें जितने लोगों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी, जी जितने लोगों ने पर्चा भरा था उसमें से पहले एग्जाम में करीब 2 लाख लोगों ने कम अपीयर करा। तो एकदम से अरे क्यों इतने 2 लाख लोग इतने कम बच्चे क्यों नहीं आए? 2 लाख लोग, 5-10,000 बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, हाँ, नहीं आ पाते, नहीं आ किसी पाते। कारणों से नहीं आ पाते, जी। लगा के तैयारी नहीं हुई, नहीं भर पाए। फिर जब तक एग्जाम खत्म हुए हम्म दूसरे पेपर तक वो संख्या 4 लाख हो गई, फिर वो 6 लाख हो गई, करीब 10-11 लाख लोगों ने पेपर कम भरा। क्यों? क्योंकि उनको पता लग चुका था चीटिंग माफिया को, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए लिए थे, 2-2 लाख जी। रुपए लिए थे, कि अब वो उत्तर प्रदेश नहीं बचा है। हाँ। अब ये अखिलेश यादव वाला चीटिंग माफिया वाला उत्तर प्रदेश नहीं बचा है। हम्म, अब यहाँ योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, अब यहाँ चीटिंग नहीं हो नहीं सकती, हो सकती। थोड़े पैसे वापस करें। पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम भरते थे कि यहाँ से हाँ, पास हो जाएंगे। ये चलता था ये पहले। चलता था, स्टैंडर्ड बिल्कुल। प्रोसीजर था। हम्म, लोग लटके रहते थे, चीटिंग के मतलब अपने वो फोटो भी देखे होंगे, फर्रे अंदर फेंके जाते थे, सॉल्वर अंदर घुसते थे, जी। टॉयलेट में जाके चीटिंग होती थी। कई बार आपको दिखेगा एग्जाम में लोग खाली बैठे हैं। क्यों Exam- बैठे? क्योंकि उन्होंने वो सॉल्वर का वेट करना है, वो सॉल्व होके आएगा आएगा पेपर, तब वो कॉपी बाहर गई भी वो सॉल्व होके वापस आएगा पूरे, क्योंकि वहां किसी को भी नहीं आता, जो मास्टर है उसको भी नहीं आता, जो इन्विजिलेटर है बाहर किसी सॉल्वर के पास गया है, किसी कोचिंग में सॉल्व होके वापस आएगा तो सब उसको टीप लेंगे जितना टीप पाएंगे। ये रैम्पेंट था उत्तर प्रदेश में, और वो खत्म हुआ फिर उत्तर प्रदेश में, तब पता लगा अच्छा ये नया राज आ चुका है, नया शासन आ चुका है। जी। अब आपकी बात है मेरिट बेस्ड। देखिए वो सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि जब संविधान बना तो हमने एक तरह के रिजर्वेशंस दिए। जी। हमने SC ST को रिजर्वेशन दिए, फिर वो मंडल आयोग के बाद वो रिजर्वेशन OBC में भी एक्सटेंड हो गया। राजनीतिक जो रिजर्वेशन है, आपको पता होगा SC सीटें रिजर्व होती हैं, ST सीटें रिजर्व होती हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसको 10-10 साल में रिव्यू करना चाहिए। अब वो 10 साल से रिव्यू होता है, हर सरकार आती है उसको एक्सटेंड कर देती है, क्योंकि वो एक बड़ा हॉट पोटैटो है, कोई उसे टच नहीं करना चाहता, कोई उसे उछाल देता है, क्योंकि वो इस तरह से बना दिया गया है, आप उसे टच करेंगे तो पॉलिटिकली सुसाइडल है। अब ये डिबेट आएगी कि भाई अगर एक बच्चा 100 मार्क्स में जा रहा है और दूसरा 60 में जा रहा है, बिल्कुल 60 वाले की मेरिट तो फॉर श्योर कम है, भाई उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। हाँ जी। कि भाई आपको पता है कि मान लिया 95 से 100 मार्क्स के बीच आपको IIT दिल्ली मिलना है जी। एक पर्टिकुलर ब्रांच में, है ना, वही पर्टिकुलर ब्रांच में 60 का मिल रहा है, तो उसका एप्टीट्यूड तो कम होगा, जब प्रोफेसर पढ़ाएगा तो उसका इंटेक कम होगा। बिल्कुल राइट। अगर आपको सामाजिक संतुलन लाना है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनको करना मुश्किल होता है, तो मुश्किल चीज को लोग छोड़ देते हैं, और जो आसान चीज चलती आती है उसको चलते रहने देते हैं। जैसे मल्टीपल टैक्सेस चल रहे थे, तो पिछली सरकार ने उसको कौन टच करे यार इसको, अब चल रहा है एक्साइज टैक्स, सारे टैक्स चलते रहने दो, 36 तरह के टैक्स को कौन GST में कंबाइन करेगा, तो बहुत आफत आएगी, और वो आफत आई 19 में। नरेंद्र मोदी सरकार ने झेली उस आफत को, और अब वो स्ट्रीमलाइन हो गया, और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया भारत का, और टैक्स चोरी करना मुश्किल हो गया भारत में, बहुत डिफिकल्ट हो गया टैक्स चोरी करना। लेकिन कौन सिस्टम लाएगा? सिस्टम क्या हो सकता है, जो आरक्षण फिल्म में भी दिखाया है कि भाई आप उन जो भी ऐसे लोग हैं उनकी पढ़ाई, उनकी कोचिंग, उनकी स्कॉलरशिप ऐसी कर दो कि वो उस एग्जाम को बीट कर पाए। एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन इन तरीकों पे बात शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि नया युवा नहीं ले पाएगा इसको। भाई एक तो बिल्कुल ठीक बात है कि उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ जी, जाति के आधार पे, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, वो अच्छी फैसिलिटीज नहीं एक्सेस कर पाए, तो वो 100 नंबर ला ही नहीं पाएंगे, वो 100 में से 95 ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है? 2 तरीके हो सकते हैं उसको, कि उनको कोई इस तरह की सपोर्ट दी जाए, उनको इस तरह की कोचिंग दी जाए कि वो भी 100 में से 95 ला पाए। दूसरा तरीका है कि उनकी मेरिट ही कम कर दी जाए। तो दोनों तरीके हैं भाई, इसके दोनों के टेकर्स हैं, लेकिन ये कब तक चलाते रहेंगे इनको? या फिर कोई इसका तीसरा सोल्यूशन हो सकता है, भाई जो 60 वाली मेरिट है इनके लिए कॉलेज अलग बना दो, लेकिन फिर आप डिस्क्रिमिनेशन साउंड करेगा, तो इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं है। कदम धीरे-धीरे करके इसमें लेना पड़ेगा, लेकिन उसको बढ़ना मेरिट की तरफ ही चाहिए, क्योंकि मेरिट की तरफ बढ़ेगा तो ये सबसे बड़ा इंक्लूजन भी है। अभी जो 100 मार्क्स वाला बच्चा होगा, वो कितना भी मुंह से कह ले, उसके दिमाग में वो 60 वाला ही बच्चा रहेगा, ये तो 60 वाला है, ये तो रिजर्वेशन वाला है। बिल्कुल। लेकिन जब वो 100 मार्क्स के साथ आएगा, तब वो नहीं बचेगा रिजर्वेशन वाला। बिल्कुल। वो ही नहीं कह सकता इसको तो फ्री की कोचिंग मिली थी, वो ठीक है, लेकिन आया तो मेरिट से ना, आया तो उसको फ्री की कोचिंग, उसकी स्किल्स, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका, वो तो उसी के लेवल पे है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल राइट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है डिकी, ओके, आई थिंक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पुणे या महाराष्ट्र से चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो उनका मत ही यही है कि मैं हर दलित को एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, और वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का तरीका है। अगर वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, अगर वो बॉस होगा, उसके अंडर में 500 लोग होंगे, तो सबका बॉस है ना वो, और वो बॉस मेरिट से बना है वहाँ पे, वो हाँ, वो किसी चालों से नहीं बना, वो मेरिट से बना है वहाँ पे, किसी रिजर्वेशन से बना, उसमें स्किल थी, उसने एक धंधा शुरू करा, वो धंधा बड़ा करा, उसमें 500,000 लोग काम करते हैं, कई हजारों एंटरप्रेन्योर्स को, दलित एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने बड़ा कर दिया, तो वो भी एक तरीका है।
जो वो मेरिट बेस्ड तरीका है। तो इसमें जो दोनों विचारधारा है, एक मेरिट बेस्ड विचारधारा है कि जो भी पिछड़ी जाति से है या जो भी समाज का पिछड़ा तबका है, या वो इकोनॉमिकली वीकर है या सोशली वीकर है, उसको पहले ही मतलब 11th-12th में ही वहां पे गैप को पूरा करा जाए, जहां पर बेस बनने लगा है, वहां बनने लगा है। उससे क्या कंट्री की मेरिट ऊपर बढ़ेगी, मेरा ये मानना है। तो इसके बारे में बात क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये टच मी नॉन टॉपिक है ना। जैसे आप बात करेंगे आपको ब्रांड कर देंगे, आप तो एंटी-एससी हैं, कोई सोल्यूशन सुनना ही नहीं चाहेगा। ये प्रॉब्लम है। जैसे ये अंबेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को भी 10-10 साल बाद रिन्यू करें, ये बात भी नहीं पता नहीं याद है लोगों को। उनको भी नहीं पता जो अंबेडकर जी की बड़ी-बड़ी फोटो लेके घूमते हैं। हाँ, नहीं पता। उनको भी नहीं पता जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं। और जिनको पता है वो छुपाते हैं। वो छुपाते हैं, क्योंकि छुपाते कैसे हैं? जैसे अंबेडकर जी की जो मूर्ति लेके घूम रहे हैं वहां पे, अंबेडकर जी ने कहा कि अब संविधान बन चुका है, अब हम आजाद हो चुके हैं, अब ये सत्याग्रह, अब ये वायलेंट प्रोटेस्ट बंद हो जाने चाहिए, हमें डेमोक्रेटिकली एंगेज करना चाहिए। आपको जाना है, आप अपने सांसद से बोलिए ना। हाँ भाई, केवल भाजपा के सांसद नहीं है ना उसमें, उसमें तो आपके भी सांसद है, वो आपकी बात उठाएंगे। वो डेमोक्रेटिक तरीका है। आप क्वेश्चन पूछवाइए, आप प्राइवेट मेंबर बिल लगवाइए, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करवाइए, आप अपने सांसद के थ्रू रिप्रेजेंट करवाइए, अपने कॉर्पोरेटर के थ्रू, अपने विधायक के थ्रू, उसके थ्रू। तो उन्होंने खुद मतलब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा है कि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है। और वो बेसिकली गांधी जी में भी कॉमेंट्री थी, गांधी जी सत्याग्रह के प्रो थे। उन्होंने कहा भाई अभी सत्याग्रह हो गया, अब हमारी सरकारें हैं, वो अब हमारी सरकारें हैं, अब हमारे तरीके से सरकारें चुनी गई हैं, अब सब पार्टिसिपेट करके पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, आपके भी सांसद हैं, आपके भी विधायक हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो इस्लाम पे कमेंट्री है, हाँ, that is a very different उसे topic. कोई व्यक्ति टोपी लगा के उनकी फोटो ही नहीं पकड़ पाएगा। मतलब लोग कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में जो इस्लाम के बारे में लिखा गया है वो ब्लास्फेमस है। अरे जो एक बार पढ़ के देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसे क्रिस्टल क्लियर व्यू, उन्होंने तो कहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए था पॉपुलेशन का। वो कहते हैं कोई भी मुसलमान भारत में रहना ही नहीं चाहिए। वो तो कह रहे थे जब पार्टीशन हुआ तो एक मुसलमान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था और एक हिंदू को यहाँ आ जाना चाहिए था। 100% ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। जो सिख आदमी, जो मुस्लिम आदमी लेके बैठा है, उसको तो पाकिस्तान में होना चाहिए था बाबा भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से। तो आप उसकी मूर्ति, आप उनकी फोटो लेके बैठे हो, ये कैसी आयरनी है ना, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ। और कोई आपको बता नहीं रहा है, और आपको बता देगा तो आप कहेंगे अरे आप तो कमी लो। हाँ। तो ये जो ब्रांडिंग होती है तरीके, और ये लेफ्ट का तरीका है, जब भी वो आर्गुमेंट में फेल होगा तो वो आपको नेम कॉलिंग करने पड़ेगा। आप फासिस्ट हो, आप मोदीवादी हो, आप मोदी मीडिया हो, आप संघी हो, आप संघी गूंग हो, है ना। वो स्टैंडर्ड वो है, जिससे क्या वो आप, क्योंकि आपकी मेरिट का तो जवाब दे नहीं पा रहा है वो। हाँ। आपके आर्गुमेंट का जवाब दे नहीं पा रहा है वो। जैसे कल कहीं पे वो क्या ना दहिया, जिनको बर्गर कांड में निकाल दिया, विजेता दहिया, वो मेरे साथ डिबेट में थे टाइम्स नाउ में। ओके, तो किसी बात पे बोले कि किसी ने कहा कि भाई वो एंकर ने कहा शायद कि आपके लोग मार रहे थे, आपके लोग पत्थर मार रहे थे, कह रहे वो तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो तो घुस गए होंगे, मैं तो ना पुलिस कमिश्नर हूँ। तो मैंने कहा बल्ला झाड़ लिया। मैंने कहा नहीं, वो यूपीएससी एग्जाम से बनते हैं पुलिस कमिश्नर, मुझे नहीं लगता कि आप वो एग्जाम पास भी कर पाते, है ना, जो आप लोगों का मुझे स्टैंडर्ड दिखा बातों का, क्योंकि मुझे वहाँ सच में स्टैंडर्ड नहीं दिखा। हाँ। और वहाँ पे बस एक रांका को छोड़ के, रांका आईटी से बाकी सब ये एमिटी टाइप्स हैं। इसमें कोई बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट मुझे नहीं दिखा जो उसको कर रहा है। और देखिए, मैं अगर इस पूरे आंदोलन को 2-3 पैरामीटर्स में नापूं तो वर दे ट्रू टू देयर कॉज। जैसे मैंने बताया कि ये जो मैं आपको इतनी देर से डिबेट कर रहा हूँ, इतनी देर से बातें बता रहा हूँ, मैं चाहता था कि मुझे सीजेपी के मंच से सुनाई दे। हाँ। इस तरह के लोग हों वहां पे। आप जब अखिलेश यादव की बीवी को मंच देते हो तो आप चीटिंग माफिया को मंच देते हो। बिल्कुल। जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, आप उनसे पूछा क्या आपने अनिल कुमार यादव को क्यों अपने पार्टी ऑफिस से फैक्स देके बुला लिया था? बिल्कुल। आपके पति क्यों मन से बोलते थे चीटिंग कौन नहीं कर लेता? आपके टाइम में क्यों चीटिंग माफिया पलता था? जब योगी आदित्यनाथ आए तो 10 लाख लोगों ने कम एग्जाम क्यों दिया? कौन लोग हुआ करते थे वो पूछा क्या? आप ऐसे लोगों को मंच क्यों दे रहे हो? मतलब उनको मंच देना पता है कैसा है? उनको मंच देना ऐसा है कि आप एंटी टेररिज्म पे एक कॉन्क्लेव करते हो और उसामा बिन लादेन को बुला लेते हो, उसके परिवार को बुला लेते हो, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई एक फंड बनाते हो, उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस करते हो और आप जनरल डायर के लोगों को बुला लेते हो। वैसा है अखिलेश यादव के परिवार को बुलाना, किसी भी चीटिंग, किसी भी पेपर लीक जैसा। तो उससे मुझे क्या पता लगा? आप ऑनेस्ट नहीं हो आपके टॉपिक के लिए। बिल्कुल। आप पार्टिसन हो, क्योंकि आप क्या चल रहा है, अल्लाह का नाम रह जाएगा, मेरा लिंग मेरी मर्जी, सीता का पति नीता का पति, प्रेमानंद महाराज ढोंगी है। इसमें नीट से क्या होगा? ठीक है, आप आइडियोलॉजी, आपको आइडियोलॉजिकल टेम्पटेशन कितनी भी हो, आपको उसको साइड रखना पड़ेगा अगर आप यूथ के टॉपिक से अटैच्ड हो। एग्जैक्टली। अगर आप लीडर हो तो आपके होंगे मन में, आपकी मोदी से घृणा होगी, लेकिन टॉपिक पे देखो ना। आप बताओ ना, क्या मोदी ने पिछले 10 साल में इन बड़े बड़े पेपरों को ऑनलाइन कर दिया, नीट को क्यों नहीं करा? ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा। जब 12 लाख 14 लोग 2014 से पहले नहीं लिखते थे वो ऑनलाइन, हाँ, उनको गाली भी दो साथ में, तब आप लगोगे आप टॉपिक के ट्रू हो।
अभी आप लोग आप एंटी भाजपा, आप बगल में लगाए थे कि पंजाब का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इस्तीफा दे, हाँ, वो जो सेकंड स्टेप जो जो केरला का है वो भी दे, बिल्कुल। जो कर्नाटका का वो भी दे, क्योंकि वहां भी पेपर लीक हुआ। लेकिन उनसे जब भी पूछा गया नहीं 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 वो तो ये तो वो तो वो तो उससे पता लग गया कि आप पार्टिसन हो, आप उन एक तरह के लोगों को मंच दे रहे हो, आप हिंदुओं को गाली देके मंच दे रहे हो। बिल्कुल। तो और आपने सोल्यूशन बताया गया एक बार भी, तो ना तो आप ट्रूथ टॉपिक हो, ना आप नॉन पार्टिसन हो, ना आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करा एक बार भी, जी। बस वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो इसलिए मुझे लगा वो ट्रू आंदोलन नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए, क्योंकि उसका तरह की तरह हाईजैक हो गया उसका, और सरकार के लिए तो बड़ी, सरकार तो एक अभिभावक की तरह है, एक गार्जियन की तरह है। हाँ। उसको केवल एग्जाम नहीं देखना है, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, उसको दिल्ली की सैंक्टिटी भी देखनी है। ये वो दिल्ली है जहाँ पूरी सारी एम्बेसीज होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट है, यहाँ पे इकोनॉमिक हब्स हैं, कनॉट प्लेस जैसे, वहीं से रास्ता न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का निकलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू खुलने वाला है, सारे स्टूडेंट वापस आने, उनको सारी हेराफेरी देखनी है जो इन लोगों का प्लॉटिंग थी। तो आम आदमी पार्टी ने जो जो आंदोलन शुरू करवाया, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में एंट्री का एक माध्यम चाहिए था। हाँ। खुद आते तो उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, उनके पीछे तो शीश महल के स्केलेटन है। हाँ। उनके पीछे तो 1+1 के स्केलेटन है, तो वो तो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। तो उनको अपनी टीम है, उनके अपने ही लड़के हैं उनके, वो उनकी टीम में थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि फोटो खींची उनके साथ। हाँ। उन्हीं की 4 टीम के लड़के को बुलाया भाई, जो उनके जो तंत्र हैं, पन्नू अन्नू टाइप। पन्नू ने कहा मैंने 9 करोड़ रुपए भेजे हैं, आई एम श्योर सरकार जांच कर रही होगी। जी, वो जो वहां पे बैठ के खालिस्तानी कॉल्स देता रहता है, वीडियो में बताया, कॉन्फ्रेंस से कनेक्ट भी किया मैंने, हम करते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह के लोग कहाँ से पैसे आए, जो खाना खिला रहे थे वो 10-10 लाख का खर्चा था, वो कहाँ से आ रहा है, उनकी छोटी सी मोबाइल की दुकान है, तो वो सब ट्रैक होगा। वो सब ट्रैक होगा। तो इसलिए मुझे वो ऑनेस्ट आंदोलन नहीं लगा, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंदोलन नहीं लगा, मुझे नॉन पार्टिसन आंदोलन नहीं लगा। अगर इसी चीज को, अब पता है इसमें सर प्रॉब्लम ये है कि जो जेनजी है ना, जो बिल्कुल ही 14, 16, 18, 20 साल का है, उससे ये सारी हिस्ट्री पता ही नहीं है। नहीं, तो इसलिए आप जैसे लोगों का ये मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जी। हम सोच रहे कि मोदी जी सरकार चलाएंगे भाई। हाँ। हम भी है ना, जब हम भी हैं भाई, अगर दिल्ली में गलाटा होता है, अगर हरियाणा बॉर्डर में गलाटा होता है, तो या फिर शाहीन बाग में लोग बढ़ जाते हैं, तो हम लोग भी नहीं जा पाते ना साउथ दिल्ली, हम लोग भी एयरपोर्ट नहीं जा पाते ना, हम लोग भी रेलवे स्टेशन नहीं जा पाते ना, हमें भी कनॉट प्लेस जाने में, सेंट्रल दिल्ली जाने में दिक्कत होती है ना। हर सिटीजन की, पूरा हर सिटीजन जो 2 करोड़ जनता दिल्ली की है, या जो 4-5 करोड़ जनता एनसीआर की है, उसको सबको दिक्कत होती है। तो ये हमारा भी फर्ज है कि सत्य बताएं, अपने घरों में बताएं, और जो पेरेंट्स वहां भेजा है, जिन लोगों ने देखे वहां क्या गंदी गंदी गालियां, क्या सीख के आ रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स को क्या बातें बोल रही हैं, ये नीट का आंदोलन है क्या? बिल्कुल। मैं होम स्कूलिंग के ग्रुप में था, वहां लोग कह रहे नहीं चलते बड़ा मजा आ रहा है, पिकनिक जैसा मॉल है, वहां ड्राइंग्स बन रही, ड्राइंग क्या बन रही, गंदी गंदी गालियां लेके जा रही है उसमें, देखिए वो आपके प्रधानमंत्री को, तो वो सिखाने ले जा रहे हैं, तो ले जाइए। मतलब ये तो पता लग गया, दिखे कि स्कूलों में भी कॉमेंट्री है, ये सब प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूलों में भी कॉमेंट्री है कि जो भले आप मैथ साइंस इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यू है, जो शिष्टाचार है, वो पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी। जो स्कूल पेरेंटिंग का फेलियर भी दिख रहा है, वो है ना, वो पेरेंटिंग का फेलियर भी वहाँ पे दिख रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था का फेलियर तो आप ठीक है चिल्लाते रहे, लेकिन आपका पेरेंटिंग का फेलियर भी दिख रहा है कि आपके बच्चे एक 75 साल के व्यक्ति को, जिसने देश इतने सुंदरता से चलाया है पिछले 12 साल से, उसको भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां दे रहा है, और मतलब बहुत अलग अलग तरीके की फोटोज बना के एआई के थ्रू, वो सारी, मतलब आप जिस चीप लेवल पे जा सकते हो वहां पर गए, और आपके पास किसी के पास भी सोल्यूशन नहीं था। मतलब ऐसे इंटरव्यूज हैं, क्या आप क्या करते हैं, सोल्यूशन लीडर्स के पास नहीं है, सोल्यूशन लीडर के पास नहीं, ना तो लीडर के पास है, ना जो उनके फॉलोअर के पास है ना। अभी कल एक वीडियो आया कि भाई वो स्विगी से खाना आता है, वो खाना, और सर वो तो स्टेज पे जाता है, वो VIP 1 एक लेवल है, VIP 2 लेवल, जितना स्विगी टाइप का खाना है वो तो दीप के सर के पास जाता है, और जो भाभी से जनता के सर कचौरियां लपेट रहे वो जनता टाइप का खाना है, वो जो जुनैद भाई साहब का, वो हमें वो हमें मिलता रहता है जी। तो वहाँ पे सोल्यूशन किसी के पास है। एक आदमी से पूछा तुम क्या करते हो, इंजीनियरिंग, कौन से कॉलेज से, सर वो कॉलेज का नाम नहीं पता, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है, वो स्टूडेंट ही नहीं है, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, किसी ने कहा नीट मैंने 4 साल पहले दिया था, किसी ने नहीं दिया था, तो उससे पूछा कि नीट कब देने वाले हो, तो उसकी सब्जेक्ट पूछे तो सब्जेक्ट ही नहीं थे उसके, तो बायोलॉजी, मतलब कुछ भी है वहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी एक तरह से इकट्ठा कर लिया। उसमें चंद्रशेखर रावण ने सुना अपने लोग भेज दिए, आम आदमी पार्टी ने अपने लोग भेज दिए, कांग्रेस ने अपने लोग भेज दिए, क्योंकि उनको आंदोलन को बड़ा करना था, क्योंकि उनको पहली बार 10 साल में टॉपिक मिला है जो जनता से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टेड। राफेल में कहा चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी, बिल्कुल। हिंडनबर्ग लेके आए, फिर पेगासस लेके आए, फिर SIR लेके आए, सब में फेल होते गए, वो टॉपिक उनका चला ही नहीं, चिपका ही नहीं लोगों के बीच, लोगों का समर्थन मिला ही नहीं कभी। हाँ, ये क्योंकि थोड़ा घर घर का टॉपिक था, क्योंकि पेपर तो सच में लीक हुआ है, कोई मना नहीं करा, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा है पेपर को कैंसिल करा। अच्छा, पहले एक बात और होती थी, जैसे पेपर लीक हो गया ना, इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते थे, जैसे आजकल आम आदमी पार्टी कर रही है, देखा होगा टीवी पे, पेपर लीक ही नहीं हुआ,
पेपर चीटिंग लीक हुई है। नहीं, कुछ भी वो कहेंगे, हाँ। पेपर लीक नहीं हुआ तो उनको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई अगर कोई जो बच्चा पेपर लीक से भी पहुंचा है तो पहुंच जाए, उनको स्टूडेंट्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपनी साख की दिक्कत है। तो धर्मेंद्र प्रधान भी चाहते तो किस तरह से छुपा लेते, क्योंकि जब भी इस सरकार में पेपर लीक हुआ तो उसने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर गलत लोग मेडिकल प्रोफेशन में घुस गए तो वो देश के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो बहुत कई बार आपकी गुडनेस भी आपके आड़े आ जाती है, आड़े आ जाती है। आपकी गुडनेस। तो देखिए, जो अच्छा व्यक्ति, जो आप बिल्कुल धर्मनिष्ठ होकर काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। वो भगवान राम के रास्ते में भी आई और अर्जुन और युधिष्ठिर के रास्ते में भी आई, तो वो आएंगी। उसमें आपको रावण भी मिलेंगे और दुर्योधन भी मिलेंगे। उनको फिर, लेकिन कोई कृष्ण आएगा, बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल बातचीत चल रही है, तो जी, बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग फुट पे रहती है जब भी वो कोई डिसीजन लेके आती है, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी स्टेटमेंट होता है। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट के बाद सेकंड टाइम ऐसा हुआ था कि बीजेपी बैकफुट पे जाती हुई दिखी थी। आप इसको कैसे परसीव करते हो कि बीजेपी वीक हो गई है, वीक हुई थी, या फिर कोई स्ट्रेटजी थी, या व्हाट कुड बी द रीजन? देखिए, मेरे ख्याल से ना एक परसेप्शन बनाया गया है कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते और मोदी तो हिटलर सरकार है, आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। मतलब खिलाफ नहीं बोल सकते तो ये हाल है। हाँ, आप गालियां दे रहे हो ओपन में। मतलब चाहे वो किसान आंदोलन हो जिसमें मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, और यहाँ पे फोटो बना बना के लोग क्या कर रहे हैं, लोग 13वीं का खाना बना रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और भाई, मैं तो पिछले 10 साल से टीवी कर रहा हूँ जी। जब मैं टीवी में बैठा हूँ तो 5 लोग होते हैं, 3 लोग मोदी को गाली दे रहे होते हैं, कुछ लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा मैं 10 साल से देख रहा हूँ, हर चैनल में देख रहा हूँ। जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं उनमें देख रहा हूँ। ये कैसा डिक्टेटर, ये कैसा डिक्टेटर है, ये कितना घटिया डिक्टेटर है, जो हर चैनल में, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, उसमें हर चैनल में अपोजिशन के लोग भी बैठे हैं और अपोजिशन के कमेंटेटर भी बैठे हैं। जो अपोजिशन के प्रो हैं वो भी बैठे हैं, वो कमेंटेटर भी बैठे हैं, हर चैनल में बैठे हैं। ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो बंद हो गया? वो सारे चल रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ व्यू हैं। बल्कि जो टॉप चैनल है वो अपोजिशन वाले हैं। बिल्कुल। रील से लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक सब जगह तो गाली पड़ रही है। हाँ, और गाली पड़ पा रही है, रीच रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप फेवर की बात आप फेवर की बात करो तो, हाँ जी, तो आप तो खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कंटेंट चलाते हैं, आपको पता होगा। तो ये कैसा डिक्टेटर, लेकिन क्या है ये बोलने का तरीका? ये देखिए, ये ना लेफ्ट की स्टैंडर्ड एसओपी है कि जो भी आपको पसंद ना आए उसको डिक्टेटर बोलना शुरू कर दो, उसको हिटलर बोलना शुरू, धीरे धीरे, जिससे वो थोड़ा जितना भी कर रहा है वो उसके थोड़े स्टेप पीछे हो जाए। और देखिए, तो क्लासिक बुक है, द डीप स्टेट की क्लासिक बुक है कि जहां भी उसके एग्रीएबल गवर्नमेंट नहीं आएगी वो उसको बदलने की कोशिश करेगा। अरब स्प्रिंग ने 1 साल में 13 सरकारें बदल दी थी, और वो सोशल मीडिया का तब तो जन्म हुआ था। हाँ। तो स्टार्ट हुई थी। तो उनके पास स्टैंडर्ड कोड है। वो आपके देश का कोई मुद्दा लेंगे, मतलब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो मुद्दा ले लेंगे, उनको श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो जहां पे भी जनता में थोड़ा अनरेस्ट होगा उसको टॉपिक पकड़ेंगे। नेपाल में कुछ एप्स बंद हुई, उससे अनरेस्ट हुआ, वो टॉपिक पकड़ लिया। बांग्लादेश में चुनाव हुआ तो चुनाव में उन्होंने कह दिया चुनाव फर्जी है। तो जब भी वो कहते हैं एसआईआर फर्जी है, वैम फर्जी है, तो उस टूल किट का पार्ट है वो। आप वहां से रहा है कि चुनाव को फर्जी डिक्लेयर कराओ। बांग्लादेश वगैरह में आसान है, भारत में मुश्किल है कर रहा हूँ। भारत में इतना रोबस्ट प्रोसेस है। भारत में देख लिया, केरला में आप कांग्रेस की सरकार बन गई उसी एसआईआर के बाद, उसी ईवीएम के बाद। हाँ। अखिलेश यादव जो जीते हैं चुनाव, डिंपल यादव जो जीती हैं चुनाव, प्रियंका गांधी जो जीती हैं चुनाव, राहुल गांधी जो जीते हैं चुनाव, उसी वोटर लिस्ट से जीते हैं, उसी ईवीएम से लिस्ट से जीते हैं, ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं, तब ठीक हो जाता है। मतलब भाजपा उनको जो जिता देती है, अपने विरोधियों को भाजपा जिता देती है। भाजपा इतनी बेवकूफ है कि वो रिगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही है, वो अपने विरोधियों का जिता देती है। और पिछली बार बंगाल का चुनाव वो हार जाती है, इस बार बंगाल का चुनाव जीत जाती है। तो इसलिए वो थ्योरी नहीं चिपक पा रही। ये थ्योरी उनको लगा चिपक रही है क्योंकि लोगों के बीच में है कोई ना कोई एग्जाम। और ये लोग कहते हैं 150 पेपर लीक हो गए। अब उसमें राजस्थान के पेपर भी काउंट हो गए जो कांग्रेस सरकार में हुए, जो कर्नाटका के जो कांग्रेस सरकार में हुए, जो केरला के लेफ्ट सरकार में हुए, कांग्रेस सरकार में हुए, जो आम आदमी पार्टी सरकार में, वो सब काउंट करके 150 सरकार। और सबके लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जबकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का इशू है जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट एग्जाम मैनेज करती है। तो इस कंफ्यूजन को फैलाना आसान होता है। ये टिपिकल लेफ्ट का तरीका है, मट्टी फेंकते रहो, मट्टी फेंकते रहो, मट्टी फेंकते रहो, कुछ तो चिपकेगी। और जितनी चिपकेगी उसी में मैं ढपली बजाना शुरू कर दूंगा, आजादी आजादी, फिर शुरू कर दूंगा। तो ये उनका तरीका है और ये कई बार सक्सेसफुल हो जाता है। कई दशकों से चल रहा है। और ये और कई बार देखिए, पिछले 20 साल में, खासकर कोरोना के बाद, ऐसा मुझे एक प्रेसिडेंट बता दीजिए वर्ल्ड का, एक प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए, एक चांसलर बता दीजिए, एक हेड ऑफ द कंट्री बता दीजिए, तीसरी बार इलेक्ट हो क्या है। क्योंकि डीप स्टेट ने उसको इलेक्ट होने दिया, क्योंकि वो अपने तरह का आदमी चाहते हैं। नहीं तो वेनेजुएला से उठा लेंगे वो तो ये तो नया हाइट है। मतलब वो आपके इलेक्शन को तो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो तो उठा लेंगे आपके यहाँ से। अब साम दाम दंड भेद लगाएंगे, कुछ काम सब कुछ लगाएंगे। तो वो उनका साम दाम दंड भेद भारत में नहीं चल पा रहा है। आप उनकी लॉबीज के अगेंस्ट में खड़े हैं। उनकी 3 लॉबी हैं, डीप स्टेट की 3 लॉबी है। जो वेस्ट का डीप स्टेट है, जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जो चाइना की मशीनरी है, उसकी 3 लॉबीज है।
3 या 4 लॉबी कह सकते हैं। पहली लॉबी उनकी फार्मा लॉबी, हम्म। दूसरी आर्म्स लॉबी, वेपन्स लॉबी, बिल्कुल और तीसरी ऑयल लॉबी। आपने तीनों को मुंह दिखा दिया, आपने तीनों को ठेंगा दिखा दिया। आप कहेंगे ऑयल में जब मेरा रशिया से मन आएगा तो रशिया से खरीदूंगा, जब मिडल ईस्ट से मन आएगा मिडल ईस्ट से खरीदूंगा, जब वेनेजुएला अमेरिका से मन आएगा उससे खरीदूंगा। बिल्कुल। मैं अपने देश के हिसाब से, देश के हित के हिसाब से खरीदूंगा, मैं अमेरिका के डिक्टेशन के हिसाब से नहीं खरीदूंगा। मतलब अमेरिका की ट्रेड डील पे नेगोशिएशन चल रहा है, नहीं तो पहले तो अमेरिका की ट्रेड डील तो हम लोग हाथ जो के साइन कर दिया करते थे। आपने दी प्रभु, आपने दी प्रभु, साइन कर दी। अब अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तो अच्छा मैं तुम्हें यहाँ सामने से तो बता नहीं पाऊंगा, तो मैं पीछे से बताऊंगा। तो ओके। अच्छा मतलब सोचिए जब कोरोना हुआ होगा तो फाइजर को लगा होगा, मतलब आपको उनको कार्तिक नहीं दिखा, कार्तिक में पेशेंट दिखा उनको। अच्छा 100 करोड़ लोग 2 टीके, आहा हा हा, 200 करोड़ टीके बेचने का तो मतलब मौका है। यहाँ आपने 2 टीके बना लिए अपने खुद और से आपने बना दिए। 90 देशों को फ्री में दे दिए। सोचो उसकी वो कितनी जेली मार्केट भी खा गया, वो आपने वो मार्केट भी खा गए और आपका 200 करोड़ का मार्केट खा। कितनी जेली होगी फाइजर की, कितनी जेली होगी यूएस की फार्मा लॉबी की। तो जब आप उनको ठेंगा दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो फंड करेंगे ये सारे थिंक टैंक्स को। बिल्कुल। जब आप अपना सोलर डेवलप करेंगे, अपनी बायोगैस डेवलप करेंगे, जब आपकी आप नॉन पेट्रोलियम एनर्जी सोर्सेज डेवलप करेंगे, तो उनको तो आपने ठेंगा दिखा दिया ना। आप अपने आर्म्स डेवलप कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करने लगे आप और आपके तो ज्यादा वॉर टेस्टेड है। अमेरिका के तो वॉर टेस्टेड है भी नहीं, वो तो सारे वॉर में हार जा रहा है उनका इक्विपमेंट। बिल्कुल। आपके वॉर टेस्टेड है तो आपके इक्विपमेंट अब और देश खरीदने लगे। तो आर्म से लेकर फार्मा से लेकर ऑयल लॉबी में आप उनको ठेका दिखा दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनका तो डीप स्टेट लग जाएगा कि भाई अब ये सब सर्वेंट नहीं रहे। तो ये चाहेंगे यार 2014 से पहले की सरकारें नहीं वो अच्छी थी, वहां तो क्वाद्रेची अंकल के थ्रू जो भी बेचना चाहो बेच दो, वहां बिचौलिए थे, हमारी सेटिंग थी, वो हमारा काम हो जाता था। एक चीज ये जैसे अभी आपने बताया कि वो फंडिंग फ्लो करता है जो डीप स्टेट है, तो अब मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को जब पता है इतने टाइम से चल रहा है और 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है भी पावर में, तो उस फंडिंग को वो क्यों नहीं रोक रही है, उसको लेके स्ट्रिक्ट, जैसे अभी हमें पता है एफसीआरए का जो हो रहा है चेंजेस, बट उसको फुल स्टॉप कैसे लगाया जा सकता है? मतलब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चोर पुलिस की लड़ाई है। वो पुलिस एक चेक लगाएगी, चोर दूसरी तरह से आएगा। पिछले 10 साल में ऐसे बहुत सारे फंडिंग के सोर्स रोके गए हैं। बड़ी बड़ी जो ऑक्सफैम जैसी, सेव द चिल्ड्रन जैसी बड़ी बड़ी जो एनजीओज हैं जो पैसा लेती थी डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकती थी। वो लेबर राइट्स के नाम पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकती थी, वो पोल्यूशन के नाम पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकती थी, वो करप्शन के नाम पे, इलेक्शन फ्रॉड के नाम पे आपकी डेमोक्रेसी पे कुछ बार करने की कोशिश करती थी जी। तो या फिर वो डेवलपमेंट के नाम पे स्कूल्स और मेडिकल कॉलेज के नाम पे कन्वर्जन रैकेट्स लाती थी। तो एफसीआरए में बहुत सारे सुधार हुए जी। एफसीआरए का लॉ पता है कौन लाया था? इंदिरा गांधी लाई थी 1976 में। क्योंकि उनको लगता था जेपी आंदोलन फॉरेन फंडेड है और आज बीजेपी उसको बड़ा कर रही है, उनको पता है वो कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा है। और आपको पता है कि इस पार्लियामेंट में उसका एक और एक्ट आने वाला है, उसका एक और अमेंडमेंट आने वाला है जो एफसीआरए को और मजबूत करने वाला है। जो एफसीआरए के अगेंस्ट जो प्रोसेस को और मजबूत करने वाला है। तो बहुत सारे प्रोसेस हो चुके हैं कि आप एफसीआरए में कितना, पहले 50% आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं यूज कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तो कुछ भी है। हाँ, उसमें तो योगेंद्र यादव भी घूम रहे हैं किसी एनजीओ में, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, उनका घर गाड़ी बंगला भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में, तो उसको 10% 20% पर लाया गया, वो भी उसमें लॉ में था। एफसीआरए का पैसा आप सबलेट नहीं कर सकते कि आपने ले लिया अब आपने किसी और एनजीओ को दे दिया, ये बहुत चलता था। वो रूल बनाया। फिर आपने एक और बनाया कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर एसबीआई में पैसा आएगा, वहीं पे आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिससे नहीं तो क्या होता 70 अकाउंटों को चेक करना मुश्किल होता था। चेक करना मुश्किल होता था। वो लोकल बैंक मैनेजर से बात करके घुमा देते थे, चक्री घुमा देते थे। तो बहुत सारे लॉ लाए, अब और स्ट्रिक्ट लॉ लाने वाले थे। और अब तो देखिए पर्दा भी हट गया। अब तो मैंने सुना है कि केरला के बहुत सारे चर्च रिप्रेजेंटेशन लेके गए हैं कि अब सारे का ये वाला खड़ा लॉ नहीं आना चाहिए तो। हाँ। और उसमें क्योंकि अब एफसीआरए में ऐड करने हैं कि उसमें कोई भी धर्म परिवर्तन जैसी एक्टिविटीज पैसे से नहीं होनी चाहिए। यूएस में भी तो धुआं उठा इस चीज का। हाँ बिल्कुल उठा भैया। जब अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या नाम है उनका, रोबियो, ऐसा कुछ नाम है, जब वो भारत आए तो लैंड कहाँ हुए, वो मदर टेरेसा वाले चर्च में सबसे पहले लैंड हुए। उन्होंने दिखा दिया कि वी आर विद द चर्चेस, वी आर फॉर कि एफसीआरए से स्मूथली पैसा आता रहे। बिल्कुल। तो ये लड़ाई बड़ी है, आसान लड़ाई नहीं है। इस डीप स्टेट ने किसी भी प्रधानमंत्री को किसी भी देश के 5 साल से ज्यादा नहीं टिकने दिया अगर वो उनकी लाइन टो नहीं करता है। आपका प्रधानमंत्री 12 साल से उनकी लाइन नहीं टो कर रहा है और तब भी वो टिका हुआ है, तो उसको वो शाहीन बाग फंड होगा ही होगा, उसको वो किसान आंदोलन के रूप में वो फंड होगा ही होगा, उसको वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट फंड करेगा ही करेगा। जब भी आपको दिक्कत होगी, आपकी कंट्री में कोई भी टॉपिक होगा, वो उसको बड़ा करने की कोशिश करेगा। वो अग्निवीर जैसे टॉपिक को, जो देश के लिए बहुत फायदेमंद है, उसको भी वो उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वो ओआरओपी में भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अपने देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, पूरे वेस्ट में, पूरे अमेरिका में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, भारत में होगी तो नहीं, तो बहुत गड़बड़ हो गया। ये उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। क्या करना है आपको? 10 यूट्यूबर को
पैसा देना। इस समय जब मैंने सीजेपी के फेवर में रील्स देखनी शुरू करी तो बहुत सारी रील्स में प्रमोटेड लिखा हुआ देखा मुझे, बहुत सारी रील्स मुझे ऐसे पेज पे दिखी जो टोटली अनरिलेटेड थी। मतलब क्रिकेट के पेज पे सीजेपी की रील, फुटबॉल के पेज पे सीजेपी की रील, फिल्म वालों के पेज पे सीजेपी की रील, आर्ट एंड क्राफ्ट के पेज पे सीजेपी की रील। मतलब साफ पता लग रहा है उस इन्फ्लुएंसर को पैसा देके बनाई गई है वो। अधिकतर पेजों पे जिन पे मैं गया ऊपर लिखा है फॉर डीएम फॉर कोलैबोरेशन कॉन्टैक्ट दिस, और वो पता है एक रील 40-50 हजार की बनती है, तो कई करोड़ रुपए तो रील बन चुकी है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो सरकार इसको ट्रेस करेगी, बिल्कुल कर भी रही है, कॉन्स्टेंटली ट्रेस करेगी, तभी तो इतना, मेरे ख्याल से तभी इतना मिनिमल है ये, तभी 3 ही आंदोलन हो पाए 12 साल में बड़े, जो इस लेवल के हो पाए। नहीं तो ये लोग तो रोज आंदोलन करने को रेडी है। अभी सुना है E20 पे एक पेज बन गया है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला पेज भी था, इसके भी कई बार नाम चेंज हुए हैं। बेसिकली देयर आर पेजेस ऑन रेंट, वो नाम चेंज कर देंगे, पीछे से पोस्ट डिलीट कर देंगे, नया पेज कन्वर्ट कर जिससे थोड़ी सी ऑर्गेनिक ऑडियंस लगे उसको। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा, ये चोर पुलिस की लड़ाई चलती रहेगी। ये देखिए, ये जो एज है ये मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर है। इसमें जो डीप स्टेट है उसके बाद सबसे बड़ा हथियार है डीप मिस इन्फॉर्मेशन। ये जो यूथ है, जो इंस्टाग्राम पे है, जो सोशल मीडिया पे है, उसको नई नई बातें बताएगा, उसको अपने तरह से मिसगाइड करेगा और आपको उसको गाइड करना पड़ेगा। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन के बीच की वॉर है, और ये नेवर एंडिंग वॉर है। ये नेवर एंडिंग वॉर है। आपको कॉन्स्टेंटली, डेली, हर सेकंड, हर मिनट इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। दैट्स द न्यू वर्ल्ड वी आर इन। एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि अभी मूवमेंट क्लोज हो गया सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है? आप कैसे देखते हो कि ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये जो लॉबी है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, ये कांस्टेंट रहेगा ना। कभी अरविंद केजरीवाल जैसी ताकतें सीजेपी को पैदा कर देंगी, कभी वो नया टॉपिक हंटिंग चलती रहेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पिछली कई पार्लियामेंट से जस्ट पार्लियामेंट के 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले टॉपिक पॉपअप होता है एकदम से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और क्योंकि पता है कि वहां पे कोई बिल आने वाला है बड़ा, कभी एफसीआर आने वाला है, कभी वुमेन रिजर्वेशन आने वाला है, या कोई बड़ा बिल आने वाला है, कोई वंदे मातरम आने वाला है, तो कभी जी राम जी बिल आने वाला है। वो बिल आ गया तो मोदी और पॉपुलर हो जाएंगे, हाँ, जनता में और आराम हो जाएगा, बिल्कुल, जनता का ईज ऑफ लिविंग और बढ़ जाएगा, ईज ऑफ बिजनेस और बढ़ जाएगा, उसको मत आने दो, स्टेबिलिटी और आएगी, उसको देश और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि बुरे दिखेंगे, तो कुछ और ले आओ, सरकार को कभी किसी में घेर लो। तो अभी जैसे 1 महीने पहले से, और अभी देखिए 2-3 बड़ी पॉलिटिकल पावर्स बची हैं। कौन कौन बची हैं? एक अपोजिशन में जी, एक अखिलेश यादव है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा 2024 में गेन करा। अभी अरविंद केजरीवाल है, उनके पास एटलीस्ट एक स्टेट बचा है, पंजाब, और राहुल गांधी है। बाकी तो टीएमसी आपको पता है क्या हाल होगा, पार्टी भी बची नहीं बची, किसके पास पार्टी है नहीं पता। एनसीपी का क्या हाल है, शिवसेना का क्या हाल है, डीएम का क्या हाल है, हमने सारे अपोजिशन का देख लिया। बीजेडी का हाल है, दे वर नॉट ट्रू टू देयर गवर्नेंस, तो जनता ने उनको उनकी राह दिखा दिया। तो ये जो 3 लोग हैं, ये टॉपिक की तलाश में रहेंगे, और टॉपिक की एक बंदरवांट भी होती रहेगी, छीना झपटी भी होती रहेगी। कैसे? राम मंदिर का टॉपिक आया, समाजवादी पार्टी ने उसने लीड ली। अब क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एफआईआर कर दी, साइड कर दी, टॉपिक उनके हाथ से चला गया। हम अब क्या करें यार, अब तो टॉपिक ही चला गया, एक ही तो टॉपिक था हमारे पास। फिर आम आदमी पार्टी ने सीजेपी को पॉन किया, उसको स्पॉन किया, उसको जन्म दिया, ठीक है, उनके पास एक टॉपिक आ गया जिससे वो अपनी पंजाब की जितनी भी खामियां उसको छुपा सके इसके बहाने। यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी मुद्दाविहीन दिखी मुझे, तो कांग्रेस क्या, एथेनॉल के टॉपिक थोड़ी चिपकी रही, लेकिन वो तो टॉपिक ही नहीं बन पाया। वो मारुति ने, टोयोटा ने, सारी कार कंपनी ने आके बता दिया, हमने तो 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ सर्विस कर दी हैं, टेस्ट कर दी हैं, कोई भी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम नहीं है। वो टॉपिक भी स्टिक नहीं हुआ। उन्होंने कहा यूट्यूबर से करवाया, इधर करवाया, लेकिन टॉपिक स्टिक ही नहीं हुआ। तो अब वो टॉपिक के हंट में रहते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे ही सीजेपी का आंदोलन बड़ा हुआ तो राहुल गांधी उनके मंच पर नहीं आए, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे चले गए, या प्रधानमंत्री के निवास के आगे चले गए। और शायद सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा भी कि आप तो आंदोलन को वीक कर रहे हो। हाँ, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गाली गलौज होने लगा आपस में। अरे तुम तो आंदोलन खराब कर रहे हो, तुम ये तुम वो, क्यों करना लगा? क्योंकि उनको पंजाब में एक दूसरे के चुनाव लड़ना है। तो ये साथ में है भी, साथ में नहीं भी है। तो बिल्कुल इट्स अ टुगेदरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये होता रहेगा। ये किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर दिखाते हुए कभी साथ में आएंगे, कभी नहीं रहेंगे। ये आपको लेफ्ट का दिखता रहेगा, लेफ्ट का मतलब पूरे अपोजिशन है, कभी इधर कभी उधर। हाँ, और जैसे ही इनको दिखेगा कि कोई भी देश पे आपत्ति आ रही है, इनके लिए देश की आपत्ति नहीं है। जैसे अभी कारगिल दिवस आया जी, है ना, जिसको हम शायद विजय दिवस कहते हैं। आपको पता 2004 से 2009 तक कांग्रेस ने ऑफिशियली, या जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए बनती, उसने ऑफिशियली सेलिब्रेट तक नहीं करा उसको। क्यों? कहते तो बीजेपी की वॉर है। आप एक देश की आर्मी की वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर, हाँ, बीजेपी की वॉर बोला है उसको। आप देखिए हर जगह उसकी न्यूज़ देखिए, अभी कारगिल दिवस गया है, अभी विजय दिवस गया है। तो उनके लिए देश प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए अपनी पार्टी, अपनी जीत, अपना राहुल गांधी परिवार, राहुल बाबा का परिवार, वो प्रायोरिटी है।
तो ऑपोजिशन इसी खांचे में रहेगा। जब तक ऑपोजिशन इससे ऊपर नहीं आ पाएगा तब तक वो इसी ट्रैप में फंसा रहेगा। वो देश को कंफ्यूज कभी कभी करने में शायद सक्षम हो जाए, लेकिन लंबे समय तक 24/7 मीडिया के समय में, और इस समय जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि वो इस मिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से, सही इन्फॉर्मेशन से काउंटर करता रहे। सर बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था, आनंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम को हमने अच्छे से समझा और फिर उसका सॉल्यूशन आपने प्रैक्टिकली बताया। कोई भी एक अंतिम मैसेज जेनजी के लिए स्पेशली, कि उनको सोशल मीडिया किस तरीके से यूज करना चाहिए या फिर उनमें क्या समझ होनी चाहिए ताकि ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं ये सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि जैसा आपने बोला ये कांस्टेंट वॉर है मिस इन्फॉर्मेशन की, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? देखिए, मेरा जेनजी से, जेन अल्फा से सबसे यही मैसेज है कि भारत यूनिकॉर्न्स मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, ऐसी एंटरप्राइज, ऐसा स्टार्टअप, उसका तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया पिछले 10 साल जी। अमेरिका चाइना के बाद सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया भारत में है, और एक यूनिकॉर्न कई हजारों कई लाखों जॉब पैदा करती है जी। तो सबसे पहले तो जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, पहली बात, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, इसी हेराकरी में जो पिछले 1 महीने में हुई, एक कंपनी है स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च कर दिया है। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत कम प्राइवेट कंपनी, नहीं तो रॉकेट लॉन्च कौन करता है? नासा करती है, इसरो करता है, जो उनकी देश की स्पेस एजेंसीज होती हैं वो करती हैं। प्राइवेट कंपनीज बहुत कम करती हैं। तो भारत की एक प्राइवेट, उसमें आप जब युवाओं को सुनोगे, प्रधानमंत्री का उन्होंने फोन भी करा, मैसेज भी किया, उनको देख के इतना हर्ष आएगा कि ये भारत का भविष्य है। ये जो वो जंतर मंतर में नरेंद्र मोदी को भद्दी गालियां दे रहे थे, वो यूनिकॉर्न नहीं डेवलप कर पाएंगे, वो कोई इनोवेटिव सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। भारत में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हर समस्या पे एक कंपनी है, हर समस्या पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारा इनोवेशन भी नीडेड है। आप बनाइए ना, आप एक हैकाथॉन करिए और बताइए कैसे पेपर लीक नहीं होंगे। वहां पे अपना दिमाग लगाइए, अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं वो इनोवेशन में चैनलाइज करिए, जॉब क्रिएशन में चैनलाइज करिए, एंटरप्राइज बनाने में चैनलाइज करिए। एक पान वाला भी आपसे ज्यादा क्रिएटिव लगता है मुझे जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। वो भी किसी की नौकरी नहीं ले रहा है जाके, वो भी कहीं नौकरी नहीं मांग रहा है, वो भी एक एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है। तो सीपी वाले तो कमाते भी भयंकर, सीपी वाले तो कमाते सीपी का देखिए, पान वाला का गल्ला है, सुना है कि एक दिन का 5-5 हज़ार 10,000 रुपए जी। तो यही मैसेज है कि जो देश इस गोल्डन मूवमेंट पे है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, ये यही समय है, सही समय, इस सही समय का इस्तेमाल करिए, इस सही का समय का इस्तेमाल इनोवेशन में करिए, एंटरप्राइज बनाने में करिए, जॉब क्रिएशन में करिए। एब्सोल्युटली ट्रू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली लवली।